हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पैटर्न रिकॉग्निशन के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और ये चैप्टर थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट आई विल मेक श्योर कि आपको ये डिफिकल्ट ना लगे। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन द मोस्ट ईजी वे पॉसिबल, जो मेरे से हो पाएगा। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ ही जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। करना कुछ नहीं है, आराम से अपने काउच पे बैठ जाओ और इस वीडियो को देखना है आपको, और कोई टेंशन नहीं लेना है। आराम से हम इसको कवर कर देंगे। थोड़ा लेंथी वीडियो ये होने वाला है बिकॉज यहाँ पे चीज़ें समझनी पड़ेंगी, इक्वेशंस है, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये एक मिक्स चैप्टर है एंड आई रियली लव दिस काइंड ऑफ चैप्टर्स कि जहाँ पे आपको आपकी मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करने का मौका मिलता है और आप उसको और डिटेल में जान सकते हो, राइट। सो इट्स गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग चैप्टर एंड स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड इन दी 11th-12th साइंस। ठीक है, अगर आप साइंस में पढ़े हैं, मतलब आपने 11th-12th किया है, तो उस केस में आपको ये चैप्टर बहुत एक्साइटिंग लगेगा। एंड फॉर द D2D स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा करके फिर उन्होंने इंजीनियरिंग अपना स्टार्ट किया, उनके लिए मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको सारी चीजें काफी अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड यस, अगर वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ये जो PDF मटेरियल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो वी आर नाउ डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 3 ऑफ PR। बड़ा मजेदार चैप्टर है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन बेस डिसीजन थियरी फॉर 2 क्लास एंड सिंगल फीचर प्रॉब्लम और प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें बेस डिसीजन थियरी को समझाना है। अब पहले तो मैं आपको एक सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ कि बेस थियरी का काम क्या होता है। बेस थियरी में आप मान लो कि आपके पास 2 क्लास है, एक क्लास है W1, एक दूसरी क्लास है W2। वी हैव 2 क्लासेस, राइट। और मेरे पास एक डेटा है, उसको मान लेते हैं X। तो यहाँ पे अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे उसे क्लास W1 में भेजना है तो फिर क्लास W2 में भेजना है। उसके लिए मैं जो डिसीजन लेता हूँ कि भाई मैं किस क्लास में भेजूं, उस डिसीजन को मैं ले सकता हूँ थ्रू द बेस डिसीजन थियरी। यानी कि ये जो बेस डिसीजन थियरी है वो मुझे डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेगी कि मैं अपने डेटा पॉइंट को किस क्लास में असाइन करूं, क्लास W1 में असाइन करूं या तो फिर क्लास W2 में असाइन करूं, राइट। तो इस तरीके से आप बेस डिसीजन थियरी का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमें यही चीज करनी है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 क्लास है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी हमारे पास 2 क्लास होगी। एक होगी क्लास W1 और एक होगी क्लास W2, और एक सिंगल फीचर है, यानी कि सिंगल हमारे पास डेटा पॉइंट है विच इज X। अब इसके लिए हमें बेस डिसीजन थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, बेस डिसीजन थियरी प्रोवाइड्स अ प्रोबेबिलिस्टिक फ्रेमवर्क टू क्लासिफाई एन ऑब्जेक्ट, यानी कि डेटा पॉइंट, इनटू वन ऑफ 2 क्लासेस W1 और W2। जो मैंने चीज बताई वही चीज यहाँ पे लिखी है, बेस्ड ऑन अ सिंगल फीचर X। यानी कि हमारे पास फीचर कितने हैं, एक ही है, X। नाउ इट यूजेस द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या है? सबसे पहले हमारे पास होगी प्रायर प्रोबेबिलिटी। ये चीज मैंने आपको सेकंड चैप्टर में समझाई थी। प्रायर प्रोबेबिलिटी यानी कि उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आए उससे पहले की प्रोबेबिलिटी। तो दोनों की सेपरेट ये प्रोबेबिलिटी होगी। तो W1 के लिए हो जाएगी ये P ऑफ W1 और W2 के लिए हो जाएगी ये P ऑफ W2। ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट्स द लाइक्लीहुड ऑफ ईच क्लास बिफोर ऑब्जर्विंग द फीचर। यानी कि फीचर उनकी जिंदगी में आया उससे पहले उनकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो होगी P ऑफ W1 एंड P ऑफ W2, जिसको हम बोलेंगे प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1, यानी कि क्लास W1 एंड क्लास W2 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है हमारा लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड क्या होता है? ये होता है आपका P ऑफ X गिवन W1 और P ऑफ X गिवन W2, यानी कि द लाइक्लीहुड ऑफ ऑब्जर्विंग X गिवन द क्लास इज W1, यानी कि कितनी संभावना है X को ऑब्जर्व करने की जब हमारे पास क्लास हो W1, और दूसरा उसी तरीके से होगा P ऑफ X गिवन W2। इट डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग X गिवन ईच क्लास, यानी कि X को ऑब्जर्व करने की, X ऑब्जर्व होगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमें ये चीज बताती है। फिर हमारे पास आती है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ये वही प्रोबेबिलिटी है जो हम फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी इज द वन वी want to find। ठीक है, तो यहां पे देखिए, एक हो गया आपके पास P ऑफ W1 गिवन X और एक हो गया आपके पास P ऑफ W2 गिवन X। ठीक है, यानी कि ये आपका लाइक्लीहुड का उल्टा होगा। अब हमें फाइंड क्या करना होता है? हमें फाइंड करनी होती है अपनी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। तो उसका इक्वेशन क्या है? देखो, P ऑफ WI गिवन X, यानी कि यहाँ पे जो I है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी क्लास को, 1 2 3 4 जितनी भी आपकी क्लास है वो, इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है P ऑफ X गिवन WI इंटू P ऑफ WI अपॉन P ऑफ X। अब आपको ये फॉर्मूला मैंने बता रखा है पहले ही वीडियो में, सेकंड चैप्टर में। अगर नहीं देखा है वो वीडियो पहले देख के आओ तो ये चीजें जल्दी समझ में आएगी, राइट। तो P ऑफ WI गिवन X इज इक्वल P ऑफ X गिवन WI इंटू P ऑफ WI अपॉन P ऑफ X। ठीक है, जहां पर हमारा ये जो P ऑफ X है नीचे वाला, वो क्या होगा? वो होगा P ऑफ X गिवन W1 इंटू P ऑफ W1 प्लस P ऑफ X गिवन W2 इंटू P ऑफ W2। बड़ा सिंपल सा फंडा है। देखिए,
यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये दोनों की जो लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी थी वो लेनी है पहले, यानी कि पी ऑफ एक्स गिवन W1 इंटू पी ऑफ W1, उसका एडिशन करना है हमें पी ऑफ एक्स गिवन W2 इंटू पी ऑफ W2। सिंपल भाषा में बताऊं तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स क्या होगा कि यहाँ पे जो आपके ऊपर वाले टर्म्स होंगे उनका सम, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका यही टर्म था ना, पी ऑफ एक्स गिवन W1 इंटू पी ऑफ W1, ठीक है, यहाँ पे वही है, देखो पी ऑफ एक्स गिवन WI इंटू पी ऑफ WI। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कितनी क्लासेस है, वी हैव 2 क्लासेस, तो अगर हम 2 क्लासेस के केस को कंसिडर करते हैं, ठीक है, अगर हम 2 क्लासेस के केस को कंसिडर करेंगे तो उस केस में हमें यहाँ पे 2 क्लासेस का डेटा लेना पड़ेगा एडिशन में, तो यहाँ पे हमने 2 क्लासेस को ऐड कर दिया और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी पी ऑफ एक्स की। चलिए समझ में आ गया, तो ये आपका हो गया पहला केस। अब यहाँ पे डिसीजन रूल कैसे बनेगा, तो डिसीजन रूल आपको ऐसे बनेगा कि यू हैव टू असाइन एक्स टू क्लास W1 अगर उसकी प्रोबेबिलिटी जो है कौन सी, पोस्टीरियर वाली, यानी कि ये पी ऑफ WI गिवन एक्स, यानी कि पी ऑफ W1 गिवन एक्स जो होगी वो ज्यादा होगी पी ऑफ W2 गिवन एक्स से। यानी कि अगर क्लास W1 की पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी क्लास W2 की पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी से अगर ज्यादा होगी तो उस केस में आपको जो x है वो W1 में असाइन कर देना है, अदरवाइज आप उसको W2 में असाइन करेंगे, ठीक है। और ये उसका होता है लाइक्लीहुड रेशो। लाइक्लीहुड रेशो यहाँ पे इस तरीके से आपको लेना है कि देखिए यहाँ पे पी ऑफ एक्स तो दोनों क्लास के लिए सेम होगा, बिकॉज ये तो कुछ नहीं है, दोनों के लिए यही पे होगा सेम सम, ठीक है, पी ऑफ एक्स गिवन W1 इंटू पी ऑफ W1 प्लस पी ऑफ एक्स गिवन W2 इंटू पी ऑफ W2। तो यहाँ पे आपका लाइक्लीहुड रेशो जो बनता है वो क्या होता है, ये ऊपर वाला जो टर्म है वो क्लास 1 का लेना है और डिवाइड बाय नीचे वाला टर्म जो है क्लास 2 का लेना है, यानी कि पी ऑफ एक्स गिवन W1 इंटू पी ऑफ W1 डिवाइड बाय पी ऑफ एक्स गिवन W2 इंटू पी ऑफ W2। तो इस तरीके से आपको जो है वो आपका लाइक्लीहुड रेशो मिलता है, ठीक है, इसको बोलते हैं लाइक्लीहुड रेशो। तो अगर लाइक्लीहुड रेशो के फॉर्मेट में लिखने को कहे तो आपको ऐसे लिखना है, और ये आपका लेस देन और इक्वल टू का मतलब लेस देन और ग्रेटर देन का साइन, सो लेस देन और ग्रेटर देन 1। इसके बेसिस पर भी आप डिसीजन ले सकते हैं कि भाई क्लास W1 में असाइन करना है तो फिर क्लास W2 में असाइन करना है आपके डेटा पॉइंट को, ठीक है। आपको समझ में आ गया, सिंपल सा फंडा है। दोनों जो आपकी क्लासेस है W1 और W2, इन दोनों की आपको क्या फाइंड करनी है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। जब वो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करेंगे उसके बाद आपको डेटा पॉइंट को उस क्लास में असाइन करना है कि जिसकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी दूसरी क्लास से ज्यादा हो, एज सिंपल एज दैट। इसी को बोलते हैं हम बेस्ड डिसीजन थियरी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई डिराइव इक्वेशन फॉर मिनिमम एरर क्लासिफायर। तो यहां पर भी सेम चीज करनी है, देखिए नाम वैसा काम, मिनिमम एरर क्लासिफायर, यानी कि मिनिमम एरर हो ऐसी क्लास में आपको आपके डेटा पॉइंट को असाइन करना है। यू हैव टू असाइन योर डेटा पॉइंट टू अ क्लास जिसका एरर मिनिमम हो। कैसे करेंगे इसको देखते हैं, चलिए फटाफट से। सो द गोल ऑफ द मिनिमम एरर क्लासिफायर इज टू मिनिमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस क्लासिफिकेशन बाय असाइनिंग अ सैंपल एक्स टू द क्लास विद द हाईएस्ट पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए भी करना क्या है कि हमें अगर मेक श्योर करना है कि हम अपने डेटा पॉइंट को एक ऐसी क्लास में असाइन करें कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस क्लासिफिकेशन बहुत कम हो, ठीक है, यानी कि हमें मिस क्लासिफिकेशन यहाँ पे होने नहीं देना है। समझ रहे हो मेरी बात, आपको जो 2 क्लासेस है उसमें से सही क्लास में आपके डेटा पॉइंट को असाइन करना है, आपको गलत क्लास में उसको असाइन नहीं करना है। तो इसका गोल यही है कि आपको सही क्लास में जाना है। यू डू नॉट हैव टू क्लासीफाई योर डेटा पॉइंट टू अ रॉन्ग क्लास, यानी कि मिनिमम एरर क्लासिफायर ऐसी क्लास में असाइन करना है आपको, ठीक है, कि जहां पे मिनिमम एरर हो, यानी कि क्लासिफिकेशन में एरर ना होना चाहिए, राइट। सो इज टू मिनिमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस क्लासिफिकेशन। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लो। आपका जो मिस क्लासिफिकेशन की जो संभावना है उसको घटाना है, राइट, यानी कि W1 और W2 2 क्लासेस है, तो अगर आपका डेटा पॉइंट में W2 की पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब आपको उसको W2 में ही असाइन करना है। फिर आप उसको अगर W2 की जगह W1 में असाइन करेंगे तो वो आपने क्या किया, मिस क्लासिफिकेशन किया। तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसको सही क्लास में असाइन करें। इस प्रोसेस को बोलते हैं कि मिनिमम एरर क्लासिफायर, राइट। सो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, यू हैव टू असाइन योर क्लास विद द हाईएस्ट पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। अब देखते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन क्या है। तो हमें पता है ये क्या है, फॉर अ क्लास WI इट इज P of WI गिवन x इज इक्वल टू P of x गिवन WI इंटू P of WI अपॉन P of x, ठीक है। और यहाँ पे P of x आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर वाले जितने भी टर्म होते हैं उनका सम। इसलिए आप इसको क्या कर देंगे कि भाई सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to k P of x गिवन WJ इंटू P of WJ, यानी कि ये ऊपर वाले जितने भी टर्म्स थे उनका आपने j इज इक्वल 1 to k तक हमने ले लिया समेशन, और इनका हमने क्या कर दिया, सम कर दिया सबका, राइट। कुछ नहीं किया, सिर्फ सम किया है, सिंपल सी बात है। इट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ x, और ये कहलाएगी आपकी x की टोटल प्रोबेबिलिटी। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन रूल पे कि भाई क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करेंगे। सो टू मिनिमाइज द क्लासिफिकेशन एरर को मिनिमाइज करने के लिए आप असाइन करेंगे x को उस क्लास में जिसकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, यानी कि यू हैव टू असाइन योर क्लास टू, यानी कि WI, यानी कि WI को असाइन करेंगे अपने पॉइंट को अगर वो WI की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हुई WJ से,
ओके यानी कि P ऑफ WI गिवन X जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है WI की, अगर वो WJ की पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी से ज्यादा हुई तो उस केस में आपको WI में अपने क्लास को असाइन कर देना है। आपने काम अपना खत्म कर दिया। यहाँ पे आपके फिर डिसीजन बाउंड्री कहां पे बनती है ये समझो। सो डिसीजन बाउंड्री क्या है, सिंस P ऑफ X इज द सेम फॉर ऑल क्लास, ये देखो हमें ये तो पता है, हमें एक चीज पता है कि P ऑफ X जो होगा वो सभी क्लासेस के लिए सेम होगा। क्यों? बिकॉज देखो ये P ऑफ X है, ये तो कुछ नहीं है, तो समेशन है, राइट? ऊपर का ये जितना भी है सभी का सम है, तो ये तो सभी क्लास के लिए सेम ही होने वाला है। सो P ऑफ X इज द सेम फॉर ऑल क्लासेस। द डिसीजन रूल सिंप्लीफाइज टू कंपेयरिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ प्रायर प्रोबेबिलिटीज एंड लाइक्लीहुड्स। तो यहाँ पे फिर आपको करना कुछ नहीं रहता है, आपको बस ये ऊपर वाला टर्म ही कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है? बिकॉज नीचे वाला टर्म तो सभी के लिए सेम होगा। तो यहाँ पे अगर आपका ऊपर वाला टर्म किसी एक पर्टिकुलर क्लास का दूसरी क्लास से ज्यादा हुआ तो उस केस में हम कह सकते हैं कि उस क्लास की जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है, राइट? तो आपका डिसीजन रूल ऐसे बन जाएगा कि P ऑफ X गिवन WI इंटू P ऑफ WI, अगर आपका P ऑफ X गिवन WJ इंटू P ऑफ WJ से ज्यादा हुआ तो उस केस में आप WI में अपने पॉइंट को असाइन कर देंगे। तो ये आपकी डिसीजन बाउंड्री बन जाती है, राइट? फिर आता है हमारा लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में हमें समझना है कि जो डिसीजन बाउंड्री है यानी कि एग्जैक्ट जो बाउंड्री होती है डिसीजन की, राइट? इस तरीके से देखो ये हमारी होती है बाउंड्री। ये जो बाउंड्री होती है ना, ये एक ऐसा पॉइंट होता है कि जहां पर दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम हो, राइट? तो जहां पे दोनों की पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी सेम होगी तो ये हमें ऐसे लिख देना कि भाई जो डिसीजन बाउंड्री है वो हमें कहां पे मिलेगी, जहां पर उन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम होगी, यानी कि ये जो ऊपर वाले टर्म होंगे दोनों क्लासेस के सेम होंगे, राइट? तो वो आपकी हो जाएगा डिसीजन बाउंड्री, वो आपकी बन जाती है क्या? डिसीजन बाउंड्री। और इसका जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट होगा उसको आप कैसे लिखेंगे? तो कुछ नहीं करना, देखो P ऑफ X गिवन W1 डिवाइड बाय P ऑफ X गिवन W2, ये वाला W2 यहाँ पे नीचे ला दो, ग्रेटर देन और लेस देन P ऑफ W2 डिवाइड बाय P ऑफ W1, ओके? इस तरीके से आपको लिख देना। तो ये आपका बन जाता है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। तो इस तरीके से आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करना है। सबसे पहले आपको लिखने की पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन क्या होता है, फिर आपको क्लासिफिकेशन का रूल यहाँ पे समझाना है कि भाई जिसकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी मेरा पॉइंट उसी क्लास में असाइन होगा। डिसीजन बाउंड्री क्या बनेगी, हमें पता है कि भाई P ऑफ X सभी के लिए सेम होगा, तो हम डिसीजन जो है हमारा फाइनली ऊपर वाले टर्म से ही बना सकते हैं, राइट? तो ऊपर वाला टर्म जो होगा वो जिसका ज्यादा हुआ उसमें आप उस पॉइंट को असाइन कर देंगे। और लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्या है, तो कुछ भी नहीं है कि भाई एक हमें डिसीजन बाउंड्री मिलती है जहां पे दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी और फिर वहां से हमें इसको इससे डिवाइड कर देना है और इसको इससे डिवाइड कर देना है और इसको ग्रेटर देन लेस देन का साइन दिखा दो, ये हो जाएगा आपका लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। तो ये चार चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। कौन कौन सी? पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, फिर क्लासिफिकेशन का रूल, फिर आपकी डिसीजन बाउंड्री और उसके बाद लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। ये आपसे इतनी चीजें मेंशन करोगे तो आपका ये जो इक्वेशन है मिनिमम एरर क्लासिफायर का यहाँ पे डिराइव हो गया और यहाँ पे इसका काम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। शो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अकॉर्डिंग टू वेरियस वैल्यूज ऑफ वेरिएंस फॉर टू फीचर क्लासिफिकेशन। यानी कि हमें दो फीचर का यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, प्रोजेक्शन दिखाने हैं PDF के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अकॉर्डिंग टू वेरियस वैल्यूज ऑफ वेरिएंस। जो वेरिएंस होता है ना उसके बेसिस पे, ठीक है? वेरिएंस तो आपको पता होगा, जो स्प्रेड होता है, स्प्रेड यानी कि अब मैं आपको समझाता हूं, देखिए उसका टेंशन मत लीजिए, पर इस क्वेश्चन को देखिए कि हमें आपके प्रोजेक्शन दिखाने हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे डिफरेंट इसके वेज है। द प्रोजेक्शंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इन अ टू फीचर क्लासिफिकेशन, ये ध्यान में रखो हमारे पास टू फीचर क्लासिफिकेशन है, डिपेंड ऑन द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस। तो यहाँ पे आपको वेरिएंस के ऊपर काम करना पड़ता है। किस पे काम करना पड़ता है? वेरिएंस पे, राइट? सो बिलो आर द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस फॉर डिफरेंट वेरिएंस। पहला केस होगा इक्वल वेरिएंस फॉर बोथ द क्लासेस, यानी कि आपकी जो दोनों क्लासेस हैं उनका वेरिएंस इक्वल है, ठीक है? पहला केस क्या है कि भाई इक्वल वेरिएंस फॉर बोथ द क्लासेस। तो अगर वेरिएंस इक्वल होगा तो उसमें केस में क्या होगा कि आपकी जो शेप बनेगी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की दोनों क्लासेस की, वो क्या होगा, आर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस विद द सेम स्प्रेड बट डिफरेंट मीन्स। वो एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, यानी कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा इस तरीके से बेल कर्व्ड, ठीक है? जिसका सेम स्प्रेड होगा बट डिफरेंट मीन्स होंगे। दिखाता हूं, देखिए ये हमारा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये हमारा स्प्रेड कहते हैं इसको। ये जो हमारा जो विथ होती है ना, विथ, ये इसको हम बोलते हैं स्प्रेड, ठीक है? तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस तरीके से आपका बेल कर्व बनता है अराउंड द मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? तो यहाँ पे जो PDF बनता है यहाँ पे, यानी कि द PDF ऑफ बोथ क्लासेस, वो कैसे होगी, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होगी। किस केस में? जब आपकी वेरिएंस इक्वल हो, यानी कि ये जो स्प्रेड हो रहा है ना, ये स्प्रेड ये दोनों क्लासेस के लिए इक्वल होगा, यानी कि क्लास 1 का ये है तो वैसा क्या वैसा क्लास 2 का होगा। दोनों का जो स्प्रेड है, दोनों का जो ये विथ है वो इक्वल होगा इस केस में, राइट? तो यहाँ पे जो डिसीजन बाउंड्री होगी वो आपकी कैसे कहलाएगी, लीनियर कहलाएगी। और यहाँ पे आपके दो
गॉसियन कर्व्स बनेंगे जिनकी विड्थ क्या होगी, इक्वल होगी, ऑफरिंग डिफरिंग ओनली इन हाइट एंड मीन, बट इनके जो हाइट है और जो मीन है वो अलग अलग हो सकते हैं। बट ठीक है, उनकी एवरेज और हाइट ये दोनों चीजें अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनका जो स्प्रेड होगा, विड्थ होगी, वो सेम होगी। तो इसका मतलब वेरिएंस इक्वल है, दोनों का जो वेरिएंस है वो क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। तो ये हो गया आपका पहला केस विच इज इक्वल वेरिएंस फॉर बोथ द क्लासेस। फिर आएगा अनइक्वल वेरिएंस फॉर बोथ द क्लासेस। अब इस केस में दोनों क्लासेस का जो वेरिएंस है वो अलग अलग है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो आपके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस बनेंगे वो क्या होंगे, वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, बट डिफरेंट स्प्रेड्स होंगे उनमें। यानी कि यहाँ पे इस केस में क्या होगा कि ये जो विड्थ है एक क्लास का फॉर एग्जाम्पल इतना है तो दूसरे क्लास का उससे अलग होगा, ठीक है, एग्जैक्टली इतना का इतना विड्थ नहीं होगा, राइट। तो उस केस में आपका जो डिसीजन बाउंड्री है वो कैसा बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा। और इसमें आपका एक गॉसियन कब होगा, वो वाइडर होगा, यानी कि वो ज्यादा वाइड होगा, फ्लैट होगा, और दूसरा जो होगा वो नैरोअर होगा, यानी कि वो जो बन जाएगा दूसरा वो ज्यादा ऐसा ऐसा बन जाएगा, और एक ऐसा बनेगा वाइडर। अरे यार क्या ये क्या ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है, एक ऐसा बन जाएगा। इस तरीके से, ठीक है, और एक नैरो बनेगा, लेकिन ये विथ जो है यहाँ पे ये देखिए वेरी कर जाएगी, किसमें, अनइक्वल वेरिएंस में। यानी कि ये जो यहाँ पे इतना विथ था, यहाँ पे इतना विथ है, तो यहाँ पे वेरिएंस आपका क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा वेरी कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो डिसीजन बाउंड्री आपकी बनती है वो कैसे बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, एज सिंपल एज दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस है हाई वेरिएंस का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो आपके गॉसियन कर्व्स बनेंगे वो बहुत ही ज्यादा स्प्रेड आउट होंगे एंड ओवरलैप भी कर सकते हैं सिग्निफिकेंटली। यानी कि यहाँ पे आपके जो गॉसियन कर्व्स बनेंगे वो बहुत ही ज्यादा वाइड होंगे इस तरीके से, और वो ओवरलैप भी कर सकते हैं। दो गॉसियन कर्व्स बनेंगे वो ओवरलैप भी हो सकते हैं बिकॉज बहुत ज्यादा वाइड है। तो इस केस में आपको डिसीजन बाउंड्री डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, यानी कि हार्डर टू डिफाइन द डिसीजन बाउंड्री बिकॉज वो दोनों अलग अलग नहीं हो पा रहे हैं। सो लीडिंग टू इंक्रीज्ड क्लासिफिकेशन एरर, बिकॉज यहाँ पे दो क्लासेस एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही है तो उसको क्लासीफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे ओवरलैप हो रही है तो यहाँ पे क्लासीफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए आप इसको क्लासीफाई ही नहीं कर पाते, ठीक है। यहाँ पे इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो कैसा होगा, फ्लैट एंड कर्व्स हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। आप ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हो विथ लेस प्रोनाउंड पीक्स, यानी कि जो चौंच होती है ना इसकी, ये पीक वो ज्यादा नुकीली नहीं होगी। फिर आता है लो वेरिएंस। तो लो वेरिएंस में क्या होगा, द गॉसियन कर्व्स आर टाइटली कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड देयर मीन्स, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो होंगे वो नुकीले होंगे इस तरीके से। ये देखिए ये एक हो गया एक क्लास का और ये दूसरी क्लास का हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि क्लासिफिकेशन करना काफी इजी हो जाएगा बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लासेस। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना इजी हो जाता है, राइट। सो द गॉसियन कर्व्स आर यहाँ पे कैसे होंगे, टाइटली कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड देयर मीन्स, वो टाइटली कॉन्सेंट्रेटेड होंगे उनके मीन्स की तरफ। यानी कि यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट मतलब डिसीजन बाउंड्री होगी वो ज्यादा डिस्टिंक्ट होगी बिकॉज यहाँ पे ओवरलैप मिनिमाइज्ड है, यानी कि आपको काफी अच्छा यहाँ पे डिसीजन जो है वो आप ले सकते हैं क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन यहाँ पे काफी अच्छा होगा। और यहाँ पे प्रोजेक्शन कैसा होगा, यानी कि कैसा दिखेगा आपका ग्राफ, तो शार्पर पीक्स होंगी। यहाँ पे देखो पीक्स बहुत शार्प है इसकी एट द मीन्स विथ मिनिमल स्प्रेड, और यहाँ पे जो इनका स्प्रेड है वो बहुत ही मिनिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया लो वेरिएंस क्या होता है। अब समरी देखो, यहाँ पे देखो इक्वल वेरिएंस में क्या होता है कि भाई दोनों सिमेट्रिकल होंगे, यानी कि एक जैसे ही होंगे और लीनियर बाउंड्री से आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। अनइक्वल वेरिएंस में क्या होगा, असिमेट्रिकल बनेगा, ठीक है, क्योंकि एक जो होगा वो कैसा होगा, एक होगा आपका वाइड और एक होगा आपका नैरो, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा अनइक्वल, ठीक है। ये देखो एक हो जाएगा ऐसे वाइड और एक हो जाएगा नैरो, ये हो जाएगा अनइक्वल वेरिएंस का केस। और हाई वेरिएंस में क्या होगा, फ्लैटर डिस्ट्रीब्यूशन होंगे इस तरीके से, ठीक है, विद सिग्निफिकेंट ओवरलैप। यहाँ पे ओवरलैप काफी ज्यादा होगा तो वहां पे फिर आप आराम से क्लास को क्लासीफाई नहीं कर सकते। और लो वेरिएंस में क्या होगा, शार्प होगा यहाँ पे इस तरीके से, और वेल सेपरेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छे से यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। तो ये होंगे आपके क्या, ये हो गया आपका प्रोजेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और ये इन सभी का जो प्रोजेक्शन है वो कैसा है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन वाला होता है, ये आपको याद रखना है। और उसकी शेप भी हमने यहाँ पे डिस्कस की अकॉर्डिंग टू वेरियस वैल्यूज ऑफ वेरिएंस, यानी कि वेरिएंस के डिफरेंट वैल्यूज के हिसाब से। एक में वेरिएंस इक्वल था, एक में अनइक्वल था, एक में हाई था, एक में लो था। 4 केसेस आपको डिस्कस करने हैं फॉर 2 फीचर क्लासिफिकेशन, यानी यहाँ पे आपको 2 क्लासेस का जो केस है वो कंसिडर करना था, राइट। एज सिंपल एज दैट, काफी इजी थियरी थी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मिनिमम एरर रेट क्लासिफिकेशन। मिनिमम एरर रेट क्लासिफिकेशन का हमें डिफाइन करना है। तो बड़ा सिंपल सा केस है, देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो। मिनिमम एरर रेट क्लासिफिकेशन इज अ क्लासिफिकेशन अप्रोच दैट एम्स टू मिनिमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसक्लासिफिकेशन। वही थियरी जो हमने ऊपर डिस्कस की वही चीज यहाँ पे है। इट इज बेस्ड ऑन बेस्ड डिसीजन थियरी, ये बेस्ड डिसीजन थ्योरी के ऊपर बेस्ड है और एंश्योर करता है कि हर एक जो सैंपल है वो असाइन किया जाए उसी क्लास को जो उसकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करे, राइट। तो इसके बेस मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसके, सबसे पहले देखो बेस डिसीजन रूल यहाँ पे आपके बनेगा, यानी कि आपके पास
एक सैंपल है x जिसको आपको असाइन करना है टू द क्लास wi दैट हैज द हाईएस्ट पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, यानी कि आप उसको एक ऐसी क्लास में असाइन करेंगे जिसकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, राइट। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है, यानी कि अगर p ऑफ wi गिवन x इज ग्रेटर देन p ऑफ wj गिवन x फॉर j इज नॉट इक्वल टू i, यानी कि दोनों क्लासेस अलग अलग होनी चाहिए मेरे भाई, तो उस केस में आप अपने डेटा पॉइंट को उस क्लास में असाइन कर देंगे जिसकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, राइट। इससे होगा क्या, बिकॉज दिस विल मिनिमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ असाइनिंग एक्स टू द रॉन्ग क्लास, यानी कि जब आप ये प्रोसेस करते हैं, बेस डिसीजन रूल का यूज करते हैं, तो आप गलत क्लास में अपने डेटा पॉइंट को नहीं जाने देते, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी समझा देना है, तो ये जो है वो बेस थ्योरम से कैलकुलेट होती है, जिस पी ऑफ डब्ल्यू आई गिवन एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स गिवन डब्ल्यू आई इंटू पी ऑफ डब्ल्यू आई डिवाइड बाई पी ऑफ एक्स, जहां पे पी ऑफ एक्स क्या होगा, समेशन ऑफ द ऊपर वाले टर्म्स, ठीक है। एंड पी ऑफ डब्ल्यू आई को हम बोलेंगे अपनी प्रायर प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ एक्स गिवन डब्ल्यू आई को हम बोलेंगे लाइक्लीहुड, और पी ऑफ एक्स को हम बोलेंगे एविडेंस। अब डिसीजन रूल सिंप्लीफिकेशन क्या है भाई, तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स सभी के लिए सेम होता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले टर्म को कंसिडर करेंगे, यानी कि हम डब्ल्यू आई को एक ऐसी क्लास में असाइन करेंगे जिसमें ऊपर वाले टर्म का जो यहाँ पे आप प्रोडक्ट करते हो दोनों टर्म्स का, वो ज्यादा होकर दूसरी क्लास से, राइट। और एरर मिनिमाइजेशन के लिए आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरर को आप मिनिमाइज कैसे करोगे, राइट। तो ये तो बड़ा सिंपल सा केस है। देखो, एरर को मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करोगे, द क्लासिफायर मिनिमाइज द ओवरऑल क्लासिफिकेशन एरर विच इज डिफाइंड एज पी ऑफ एरर। पहले तो आपको एरर को फाइंड करना पड़ेगा उसको मिनिमाइज करने के लिए, तो आप क्या करेंगे कि आपकी जो करेक्टली आइडेंटिफाइड होती है, आप जो करेक्टली आइडेंटिफाइड प्रोबेबिलिटी को फाइंड करेंगे उसको आपको 1 में से माइनस कर देना है, एज सिंपल एज दैट। यानी कि हमने क्या किया, देखो पी हमने सारे के सारे सम ले लिया, यानी कि ऊपर वाले जितने भी टर्म थे, यानी हमारा जो पी ऑफ एक्स था, यहाँ पे हमने वो पी ऑफ एक्स ही कंसिडर किया है, यानी कि सिग्मा आई पी ऑफ डब्ल्यू आई, ठीक है। और इंटीग्रेशन में हमने ले लिया विद रिस्पेक्ट टू रीजन पी ऑफ एक्स गिवन डब्ल्यू आई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला जो टर्म है वही हमने यहाँ पे लिखा है, बट यहाँ पे उनका हमने सम किया है, राइट। तो सिग्मा ऑफ, ये देखो पी ऑफ डब्ल्यू आई को हमने लिख दिया यहाँ पे पी ऑफ डब्ल्यू आई, और फिर इंटीग्रेशन में हमने ले लिया ये वाला टर्म पी ऑफ एक्स गिवन डब्ल्यू आई, और इसका हमने क्या कर दिया इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारा करेक्टली आइडेंटिफाइड डेटा होगा, बिकॉज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी तो हमें राइट क्लास को आइडेंटिफाई करने का मेजरमेंट देती है, राइट। तो ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये आधा टर्म, ये हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है, द करेक्टली आइडेंटिफाइड, यानी कि एररलेस। ये आपका हो गया एररलेस, ये आपका हो गया एररलेस। तो 1 माइनस में अगर एररलेस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एरर, यानी कि प्रोबेबिलिटी तो हमारी मैक्सिमम 1 होती है, 1 में से अगर मैं करेक्टली आइडेंटिफाइड प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूंगा, जो हमारी राइट पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है उसको माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, अपना एरर मिलेगा, राइट। तो मुझे यहां से मेरा क्या मिला, एरर मिला, ये हमारा हो जाएगा पी ऑफ एरर। सो इट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज ऑप्टिमल इन टर्म्स ऑफ मिनिमाइजिंग द क्लासिफिकेशन रेट। यहाँ पे जब रेट की बात हो तो आपको ये एक एक्स्ट्रा इक्वेशन ऐड करना होता है, ये जो रेट होगा उसके लिए हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होगी वो होगी 1 माइनस सिग्मा आई, यानी कि जो ऊपर वाला टर्म है उसको आपको इंटीग्रेशन में फिर लिख देना है, राइट। द डिसीजन बाउंड्रीज आर डिटरमाइंड बाय द लाइक्लीहुड रेशियोज एंड प्रायर प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल भी दे रखा है कि भाई जिसकी ज्यादा होगी वो ऊपर वाले टर्म की प्रोडक्ट, वो आपके उस क्लास में आपको x को असाइन कर देना है, एज सिंपल एज दैट। अदरवाइज आपको असाइन करना है x को W2 क्लास में जो कि दूसरी क्लास है, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो तो उसमें असाइन कर दो, एज सिंपल एज दैट। बड़ा इजी टर्म है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज समझ में आ गई। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है, दिस टर्मिनोलॉजीज आर वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू प्रोनाउंस, तो बोलने में मुझे तकलीफ हो रही है बहुत ज्यादा, बिकॉज बार बार भी प्रोबेबिलिटी वो हो जाता, प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये होती है प्रॉब्लम। चलता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, डिफाइन द टर्म विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन। ट्रेनिंग सेट किसे बोलते हैं, टेस्टिंग सेट किसे बोलते हैं, और वैलिडेशन सेट किसको बोलते हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए फटाफट से, ऐसे क्वेश्चंस में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ट्रेनिंग सेट हम किसको बोलेंगे, ट्रेनिंग सेट यानी कि हमारा जो पूरा डेटा होता है, जो आप जितना भी डेटा कलेक्ट करते हो सारा का सारा, उस डेटा में से आप कुछ सबसेट को यूज करेंगे टू ट्रेन द क्लासिफिकेशन मॉडल, उसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग सेट। यानी कि क्लासिफिकेशन, जैसे मैं लेके आया बहुत सारे मेरे पास डेटा पॉइंट्स है, ठीक है, आई हैव 1000 डेटा पॉइंट्स जो मैंने कलेक्ट किए डिफरेंट सोर्सेज से, उसमें से मैंने डिसाइड किया कि भाई 500 डेटा पॉइंट को मैं यूज करूंगा ट्रेनिंग के लिए, तो वहां पे मैंने एक सबसेट लिया उसका, यानी कि 1000 में से मैंने 500 उठाए, तो वो मेरा हो गया एक सबसेट। तो अ सबसेट ऑफ द डेटा यूज टू ट्रेन द क्लासिफिकेशन मॉडल, जिससे मैं अपने क्लासिफिकेशन मॉडल को ट्रेन करूंगा। इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस ये है कि भाई जो हमारा मॉडल होगा, यानी कि जो हमारा क्लासिफिकेशन मॉडल होगा, वो डिफरेंट पैटर्न सीखेगा, इसमें से रिलेशनशिप सीखेगा, इसमें से बहुत सारे फीचर्स इसमें से एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। वो इसकी पैरामीटर्स को एडजस्ट करेगा बेस्ड ऑन दिस टू सेट मिनिमाइज द एरर, यानी कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शंस हम उसके ऊपर परफॉर्म करेंगे, ठीक है, उसके एरर को मिनिमाइज करेंगे, और उस डेटा में से वो बेसिकली क्या करेगा, आपका मॉडल लर्निंग करेगा अपनी, वो सीखेगा चीजों को, राइट। यानी कि
आपका जो मॉडल है इट विल सी द डेटा एंड यूज इट टू लर्न द मैपिंग फ्रॉम इनपुट फीचर्स टू द टारगेट क्लास लेवल्स, यानी कि उसमें से खुद की ट्रेनिंग करेगा और फिर डिसाइड करेगा कि भाई इसमें से किस तरीके से आउटपुट दिया जाए, राइट। फिर आता है हमारा टेस्टिंग सेट। टेस्टिंग सेट क्या है, तो इट इज अ सबसेट ऑफ द डेटा दैट इज केप्ट सेपरेट फ्रॉम द ट्रेनिंग प्रोसेस, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसा डेटा है, जैसे कि मैंने 300 डेटा पॉइंट्स जो थे मेरे 1000 डेटा पॉइंट्स में से वो रख लिए मैंने अपने टेस्टिंग के लिए। तो ये जो है वो क्या करने में हेल्प करता है, वो जब एक बार आपका मॉडल बन जाए उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ द ट्रेनिंग मतलब टेस्टिंग सेट, ठीक है। पर्पस क्या है, टू असेस हाउ वेल द ट्रेन मॉडल जनरलाइजेस टू अनसीन डेटा, यानी कि अनसीन डेटा, जो डेटा उसने पहले कभी देखा नहीं है, अगर हम उसको वैसा डेटा देते हैं तो उसमें वो कितने अच्छे से क्लासिफिकेशन कर सकता है, वो चीज चेक करने के लिए आप टेस्टिंग सेट का यूज करते हैं, राइट। इट प्रोवाइड्स द अनबायस्ड इवैल्यूएशन ऑफ मॉडल एक्यूरेसी एंड एरर रेट, ठीक है। तो यहाँ पे की कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है कि द मॉडल डज नॉट इंटरेक्ट विद दिस डेटा ड्यूरिंग ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान आप टेस्टिंग सेट उसको बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। जब एक बार वो ट्रेन हो जाए विद द ट्रेनिंग डेटा, उसके बाद आप उसको टेस्टिंग डेटा से क्या करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे। इट ओनली मेक्स प्रेडिक्शंस ऑन दिस सेट आफ्टर द ट्रेनिंग इज कंप्लीट। फिर आता है हमारा वैलिडेशन सेट। तो ये क्या है, इट इज वेरी स्पेशल। इट इज अ सबसेट ऑफ द डेटा यूज्ड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस टू ट्यून मॉडल हाइपर पैरामीटर्स एंड प्रिवेंट ओवरफिटिंग। तो ये जो है, जो हमारे बचे हुए जो 200 डेटा पॉइंट्स हो गए, उसको हम वैलिडेशन सेट कह देंगे, जो आपके ट्रेनिंग के दौरान ही आप इसका यूज करेंगे। तो ये जो डेटा है वो किस चीज के लिए यूज होता है कि जो हमारा मॉडल है उसके कुछ हाइपर पैरामीटर्स है, जैसे उसकी लर्निंग रेट हो गई, नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, फिर नंबर ऑफ लेयर्स कितने हैं हमारे कॉन्वोल्यूशनल लेयर के अंदर, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क के अंदर हमारे कितने नोड्स हैं, ये सारे हमारे हाइपर पैरामीटर्स होते हैं। उनको जब आप एडजस्ट करते हैं तो मॉडल की परफॉर्मेंस बढ़ती है। समझ रहे हो, हाइपर पैरामीटर्स जैसे लर्निंग रेट, यानी कि भाई किस स्पीड से वो सीख रहा है, कहीं इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तो नहीं है, अगर बहुत ज्यादा स्पीड से सीख रहा है तो उसकी स्पीड को स्लो करना है, अगर बहुत धीमे से सीख रहा है तो उसकी स्पीड को बढ़ाना है, ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स बहुत ज्यादा है तो उसको कम करना है, बहुत कम है तो उसको ज्यादा करना है। तो इसको बोलते हैं एडजस्टिंग द हाइपर पैरामीटर्स, यानी कि आप अपने हाइपर पैरामीटर्स को एडजस्ट करेंगे जो डायरेक्टली आपके मॉडल की परफॉर्मेंस को क्या करते हो, अफेक्ट करते हो, उसको इन्फ्लुएंस करते हो। तो वो चीज जो है वो आप किससे करेंगे, वैलिडेशन सेट से करेंगे। यानी कि आप अपने मॉडल को ड्यूरिंग द ट्रेनिंग स्टेज मल्टीपल टाइम उसका आप टेस्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो लर्निंग रेट उसकी एडजस्ट करेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज इन रैंडम फॉरेस्ट, ये सारी चीजें आप उसकी एडजस्ट करेंगे, विच विल हेल्प इन सिलेक्टिंग द बेस्ट मॉडल ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जिससे आप बेस्ट मॉडल को सिलेक्ट कर सके। सो द वैलिडेशन सेट इज यूज्ड फॉर मॉडल सिलेक्शन व्हाइल द ट्रेनिंग सेट इज फॉर लर्निंग एंड द टेस्टिंग सेट इज फॉर इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे जो वैलिडेशन सेट है वो मॉडल को सिलेक्ट करने के लिए यूज होगा कि किस टाइप का मॉडल सिलेक्ट करेंगे तो हमारे क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट रहेगा। ट्रेनिंग सेट जो है वो उसको लर्निंग करवाने के लिए यूज होता है, और जो टेस्टिंग सेट है वो आपका यूज होता है फाइनल इवैल्यूएशन के लिए, जब आपका मॉडल बन जाए तब, राइट। और हाँ, ये कॉन्सेप्ट में समझाना रहेगा ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो मॉडल है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा के लिए काफी अच्छा बिहेव करता है और बाकी सब डेटा पॉइंट्स के लिए अच्छा बिहेव नहीं करता है, उसको बोलते हैं ओवरफिटिंग, राइट। जैसे कि मैं डिफरेंट कंट्री से डेटा ले रहा हूं, ठीक है, मेरे किसी मॉडल के लिए जो कि क्लासिफिकेशन करता है। अब यहाँ पे अगर मैंने इंडिया का डेटा बहुत ज्यादा ले लिया और यूएस का डेटा कम लिया, तो फ्यूचर में अगर यूएस का कोई बंदा आके मेरे क्लासिफिकेशन मॉडल का यूज करता है तो चांसेस है कि उसका रिजल्ट उतना एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि उसने जो मेरा मॉडल है उसने इंडिया के डेटा पे ज्यादा ट्रेनिंग की है। तो मे बी ये हो सकता है कि जो क्लासिफिकेशन का रिजल्ट देगा वो भी इंडिया के बायस्ड हो, राइट, बिकॉज वहां पे हमने यूएस के डेटा ज्यादा नहीं दिया था। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए भी आपको जो पैरामीटर्स है उनको सही मात्रा में रखना पड़ता है कि भाई यूएस का डेटा जितना ले रहा हूं उतना ही मैं इंडिया का लूं, ताकि एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मुझे मिले, राइट। सो यूज टू ट्यून हाइपर पैरामीटर्स, इस तरीके से आपको ट्यूनिंग करनी होती है हाइपर पैरामीटर्स की और प्रिवेंट करनी होती है प्रॉब्लम और ऑफ ओवरफिटिंग ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस। चलो समझ में आ गया, बड़ा इजी था। नेक्स्ट है एक्सप्लेन दिस टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू बेजियन डिसीजन थियरी। डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन किसे बोलते हैं ये समझाना है, डिसीजन सरफेस क्या होती है उसे समझाना है, और मिनिमम एरर रेट क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखिए मिनिमम एरर रेट क्लासिफिकेशन यहाँ पे मैं आपको समझाने नहीं वाला हूँ, बिकॉज ये वाली पूरी थियरी हमने यहाँ पे देख लिया, राइट। वो आप पीडीएफ में से खुद ही पढ़ लेना, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको डिस्कस कर लिया है। हम बात करेंगे अभी किसके बारे में, डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एंड डिसीजन सरफेस, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन के बारे में, राइट। उससे पहले यहाँ पे देखो ये तीनों चीजें हैं क्या, दीज आर फंडामेंटल्स टू अंडरस्टैंडिंग हाउ अ मॉडल क्लासिफाइज डेटा पॉइंट्स बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग। यानी कि जो मिनिमम एरर रेट क्लासिफिकेशन का काम है वही काम हमारे डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन का और डिसीजन सरफेस का है। ये हमें हेल्प करते हैं अपने डेटा पॉइंट को क्लासिफाई करने के अंदर बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी,
ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन की। सो ये क्या है? इट इज अ फंक्शन यूज्ड टू क्लासिफाई डेटा बाय असाइनिंग इट टू अ पर्टिकुलर क्लास बेस्ड ऑन इट्स फीचर वैल्यूज। इट रिप्रेजेंट्स द डिसीजन बाउंड्री बिटवीन क्लासेस, यानी कि ये दो क्लासेस के बीच की हमें क्या दिखाता है? डिसीजन बाउंड्री दिखाता है। कैसे? तो देखिए, द डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन कैलकुलेट्स द स्कोर फॉर ईच क्लास। यहां पे आप कैलकुलेट करेंगे स्कोर, हर एक क्लास का स्कोर कैलकुलेट करना है आपको। एंड द क्लास विद द हाईएस्ट स्कोर इज चूजन एज द प्रेडिक्टेड क्लास फॉर अ गिवन डेटा पॉइंट। और जिस क्लास का जो स्कोर है वो सबसे ज्यादा आए, उस क्लास में आप अपने डेटा पॉइंट को क्या कर सकते हैं? असाइन कर सकते हैं। द फंक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच क्लास। और ये जो आपका फंक्शन निकला है, कौन सा फंक्शन? डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, वो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी से ही डिराइव हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसके फंक्शन को। फंक्शन कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ पे अगर मेरे पास कोई क्लास हो डब्ल्यू आई, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन होगा जी आई ऑफ एक्स, जिसको मैं कहूंगा log ऑफ पी ऑफ डब्ल्यू आई प्लस log ऑफ पी ऑफ एक्स गिवन डब्ल्यू आई। अब यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, जो हमारा पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन था, उसमें जो वो पी ऑफ एक्स के ऊपर वाला पार्ट था, न्यूमरेटर वाला पार्ट, उसमें मुझे सिर्फ log अप्लाई कर देना है। देखो इस वाले पार्ट में, ये जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, इसमें log अप्लाई करूंगा तो क्या होगा? लॉग होगा, तो यहाँ पे देखो लॉग अप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई का प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे वही चीज हुई है। देखो लॉग पी ऑफ डब्ल्यू आई प्लस पी ऑफ एक्स गिवन डब्ल्यू आई, एज सिंपल एज दैट, हो गया काम। ये आपका हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन। और ये जो होता है इसको बोलते हैं स्कोर। इससे आपको मिलता है हर एक क्लास का एक स्कोर, और उस स्कोर के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई जिस क्लास का स्कोर ज्यादा होगा उस क्लास में आपका डेटा पॉइंट जो है वो असाइन होगा। ठीक है, तो जो डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन है वो कैलकुलेट करता है स्कोर ऑफ ईच क्लास एंड द क्लास विद द हाईएस्ट स्कोर इज चोजन एज द प्रेडिक्टेड क्लास फॉर अ गिवन डेटा पॉइंट। नेक्स्ट है डिसीजन सरफेस। डिसीजन सरफेस क्या है? तो दिस इज द डिसीजन सरफेस। देखो ये होती है आपकी डिसीजन सरफेस। ये एक ऐसी सरफेस है जहां पे आपके दोनों क्लासेस की जो स्कोर है, जो डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन की वैल्यू है, वो सेम होगी। बिकॉज दिस इज द पॉइंट कि जहां से आपका मेन डिसीजन बनेगा। इससे इस तरफ गए तो उसका बढ़ जाएगा, इससे इस तरफ आए तो उसका बढ़ जाएगा, राइट? सो द बाउंड्री इन द फीचर स्पेस, यानी कि या जो आपका ये जो फीचर्स होते हैं, इन फीचर स्पेस में जो आपकी बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं डिसीजन बाउंड्री। ओके, जो सेपरेट करती है क्लासेस को बेस्ड ऑन द डिस्क्रिमिनेंट फंक्शंस। The decision surface represents the set of points where the discriminant functions of two classes are equal। यानी कि आपका जो decision surface होगी वो ऐसी surface होगी जहां पे discriminant functions जो होंगे दोनों classes के वो equal होंगे। This surfaces help in visualizing how a model classifies data points into different classes। ठीक है, यानी कि ये आपको क्लासिफिकेशन में हेल्प करेगी, आप उसको अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे आपको विजुलाइजेशन करने में हेल्प होती है कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन होगा दो क्लासेस के बीच में। So the decision surface is defined by the equation g1 of x is equal to g2 of x। यानी कि जहां पर दो क्लासेस का जो डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन जो होता है, यानी कि ये जो इक्वेशन है उसकी बात कर रहे हैं हम, जो इक्वल होगा यानी कि स्कोर इक्वल होगा, वो सरफेस आपकी डिसीजन सरफेस कही जाएगी फॉर अ टू क्लास प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि द सरफेस इज वेयर द डिसीजन बिटवीन क्लासेस स्विचेस। यानी कि ये एक जगह है जहां से डिसीजन स्विच होते हैं, यानी कि या तो फिर इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है तो इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। ठीक है, तो ये जो है सरफेस यहाँ से डिफाइन होता है कि आपका जो डेटा पॉइंट है वो कहाँ पे क्लासीफाई होगा, यहाँ पे जाएगा या तो यहाँ पे जाएगा। भारत पाकिस्तान की बॉर्डर समझ लो यहाँ पे। ठीक है, इस तरफ आओगे तो इंडिया के, इस तरफ जाओगे तो पाकिस्तान के, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, मिनिमम एरर रेट क्लासिफिकेशन, वही यहाँ पे महाभारत है। यहाँ पे आपको संक्षिप्त में इस चीज को समझा देना है जो हमने ऊपर वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ऐसा हो तो एक बार आप इस पीडीएफ में से चेक कर लेना, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। बहुत सिंपल सा है, राइट? चलिए समरी यहाँ पे है। डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन है जो इवेल्यूएट करेगा कि आपका जो डेटा पॉइंट है वो किस क्लास में बिलोंग करता है, कंपेयरिंग द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज। ओके, यहाँ पे आपको लॉग लेना, याद रखना। डिसीजन सर्विस क्या है? एक ऐसी सर्विस जहाँ पे सारे डिसीजंस जहां से चेंज होते हैं, राइट? या ये बाउंड्री है, इससे इस तरफ आओगे तो इंडिया के, इससे इस तरफ जाओगे तो पाकिस्तान के। ठीक है, और मिनिमम एरर क्लासिफिकेशन तुम्हें पता ही है कि जहां से आप जो मिस क्लासिफिकेशन होता है, मिस क्लासिफिकेशन के रेट को आप यहाँ पे रिड्यूस करते हैं। कैसे? तो 1 माइनस, आप जब वो माइनस कर देते हैं अपना जो करेक्ट क्लासिफिकेशन की प्रोबेबिलिटी होती है, तो वहां पे आपको मिलता है एरर, और उस एरर को आपको क्या करना है? मिनिमाइज करना है। कि आपको जिसकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उस क्लास में आपके डेटा पॉइंट को असाइन करना होता है, राइट? यानी कि यू हैव टू चूज द क्लास विद हाईएस्ट पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी या तो फिर हाईएस्ट डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक्सप्लेन मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। यहां पे हमें एक्सप्लेन करना है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। ये काफी बड़ा वीडियो होने वाला है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है चैप्टर, राइट? ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट थियरी, लेट्स टॉक अबाउट इट। व्हाट इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन? सो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन इज अ मेथड यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द पैरामीटर्स ऑफ अ स्टैटिस्टिकल मॉडल। ठीक है, चलिए एक स्टैटिस्टिकल मॉडल जो होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं
बात करता हूं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा वो मीन और वेरिएंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, राइट। तो इस केस में मेरे जो पैरामीटर्स है वो क्या हो गया, एक हो गया मीन हो गया, एक हो गया वेरिएंस हो गया। तो यहाँ पे ये एक ऐसी मेथड है जहां पे आप इन पैरामीटर्स की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं, यानी कि मैं मीन और वेरिएंस की वैल्यूज को एस्टिमेट करूंगा जिससे मेरा जो आउटपुट आ रहा है, यानी कि जो मेरा ऑब्जर्व्ड डेटा है वो मैक्सिमाइज हो यानी कि करेक्ट हो। The basic idea behind MLE is to find the values of the model parameters that maximize the likelihood of the observed data। यानी कि जो डेटा आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके ऑब्जर्व होने के चांसेस बढ़े, ठीक है। यानी कि वैसा ही डेटा आप ऑब्जर्व करते रहे, उसके लिए आपको पैरामीटर्स को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा या तो फिर एस्टिमेट करना पड़ेगा। यानी कि ऐसे तो कौन से पैरामीटर्स है जिसके लिए मुझे ये डेटा मिलेगा, समझ रहे हो। फिर से बोलता हूं, देखो अगर मेरा ऑब्जर्व्ड आउटपुट है 5, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जाम में मत लिख के आना इसको। अगर मेरा ऑब्जर्व डेटा है 5, तो ऐसे कौन से मैं पैरामीटर्स लूंगा जिससे मुझे 5 मिलेगा। तो मैं कहूंगा कि 2 ले ले और तू 3 ले ले। चल फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, बेसिक एग्जाम्पल। तो ये दोनों पैरामीटर लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो ये जो एस्टिमेशन प्रोसेस होती है इन पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने के, भाई ऐसे कौन से पैरामीटर्स लूं जिससे मेरा जो आउटपुट है यानी कि ऑब्जर्व डेटा है उसको ऑब्जर्व करने की जो लाइक्लीहुड है, संभावना है, वो बढ़ जाए। उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। समझ में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है ना, अभी और आएगा, देखो। चलो सो की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आपके पास होगा यहाँ पे एक लाइक्लीहुड फंक्शन, ठीक है। सो द लाइक्लीहुड फंक्शन, इसको आप ऐसे लिखेंगे, एल ऑफ थीटा स्लैश एक्स, यानी कि थीटा गिवन एक्स रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द गिवन डेटा एक्स। देखो लिखा जाता है उल्टा लेकिन पढ़ा जाता है उल्टा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द गिवन डेटा एक्स, यानी कि एक्स को ऑब्जर्व करने के लिए एज अ फंक्शन ऑफ द पैरामीटर्स थीटा, यानी कि थीटा आपका क्या होगा, फंक्शन ऑफ द पैरामीटर। यानी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द गिवन डेटा, यानी कि एक्स को ऑब्जर्व करने की क्या संभावना है एज अ गिवन फंक्शन ऑफ पैरामीटर थीटा, जब मेरे पास गिवन पैरामीटर थीटा हो तब, जब मेरे पास गिवन पैरामीटर थीटा हो तब मेरे एक्स को ऑब्जर्व करने की क्या संभावना है, उसको बोलेंगे हम लाइक्लीहुड फंक्शन। फॉर एग्जांपल मेरा जो ऑब्जर्व डेटा है वो है x इज इक्वल टू x1 x2 एंड सो ऑन xn इज अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा पॉइंट्स। ये हमारे डेटा पॉइंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शन क्या बनेगा, एल ऑफ थीटा गिवन x, हमेशा आपको जो पैरामीटर्स है उनको पहले लिखना होता है और यहाँ पे आगे एल लिखना है। सो लाइक्लीहुड ऑफ थीटा गिवन x, इस तरीके से आपके पूरा इक्वेशन लिखेंगे, इज इक्वल टू, इस सिंबल को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये पाई है, तो पाई के जैसा ये जो सिंबल होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आई इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई गिवन थीटा। फिर आपको इसका क्या लिखना है, उल्टा करके यहाँ पे लिखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई गिवन थीटा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग एक्स गिवन द पैरामीटर्स आर थीटा, ठीक है। ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग एक्स, यानी कि एक्स को ऑब्जर्व करने की संभावना गिवन, गिवन क्या है कि भाई हमारे पैरामीटर्स है थीटा, ठीक है। सो वेयर p ऑफ एक्स आई गिवन थीटा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन की आपकी प्रोबेबिलिटी है गिवन द पैरामीटर्स थीटा। अब यहां पे आप जब इसमें लॉग अप्लाई कर देते हैं इस लाइक्लीहुड फंक्शन में, तो उसको बोलते हैं हम लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। तो यहां पे हमने दोनों साइड अगर लॉग अप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा लॉग एल ऑफ थीटा गिवन एक्स इज इक्वल टू, अब यहां पे ये जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो यहां पे बन जाएगा सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n लॉग ऑफ मतलब लॉग p ऑफ एक्स आई गिवन थीटा, ठीक है। यानी कि जो लॉगरिथम है वो टर्न कर देता है आपके प्रोडक्ट को सम में, जिसके आपको डिफरेंशिएशन करने में इजी रहे, राइट। अब बात करते हैं कि भाई मैक्सिमाइज कैसे करना है लाइक्लीहुड फंक्शन को, यानी कि आपका ये जो मैक्सिमाइजेशन है वो कैसे होगा। तो मैक्सिमाइजेशन के लिए आपको पूरी प्रोसेस नहीं लिखनी है, बस आपको यहाँ पे ये इक्वेशन लिखना है कि ये जो थीटा कैप है, यानी कि जो पैरामीटर्स है वो आपको ऐसे चूज करने हैं कि जिससे आपका जो ये है एल ऑफ थीटा गिवन एक्स वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो यहाँ पे ये जो लिखा है कि आर्ग मैक्स थीटा एल ऑफ थीटा गिवन एक्स, इसका मतलब ये है, इसको हम पढ़ते ऐसे हैं कि यू हैव टू चूज अ थीटा सच दैट इट मैक्सिमाइजेज एल ऑफ थीटा गिवन एक्स। फिर से बोल रहा हूं, थीटा कैप इज इक्वल टू यू हैव टू चूज अ थीटा विच मैक्सिमाइजेज एल ऑफ थीटा गिवन एक्स, ठीक है। यानी कि और लॉग के फॉर्मेट में आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉग लगा दो, ठीक है। यहाँ पे जो सिंपल इक्वेशन था उसको अगर आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लॉग आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको,
you have देखो to find the parameter values theta that maximizes the likelihood function we solve the following optimization problem। आपको ये optimization problem solve करनी पड़ती है, आपको कुछ नहीं करना है, पहला इक्वेशन सिर्फ एग्जाम में लिख के आ जाना है। इसका इक्वेशन कैसे लिखो, r max नीचे थीटा l of थीटा गिवन x। कहना क्या चाहता है इक्वेशन कि आपको थीटा कैप क्या दे रहा है, आपको थीटा कैप एक ऐसी वैल्यू दे रहा है थीटा की, एक ऐसी वैल्यू आपको पैरामीटर की मिलने वाली है जो कि मैक्सिमाइज करेगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ likelihood, okay, which will maximize the likelihood function, यानी कि which will maximize the probability of observing the data। जो हमारा x है उसको ऑब्जर्व करने की प्रोबेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। समझ में आ तो रहा है ना भाई? देखो प्लीज मैं फिर से आपको समझाता हूँ कि समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए थीटा कैप क्या है भाई, थीटा कैप है आपके पैरामीटर्स, यानी कि आप जो मीन और वेरिएंस की मैंने आपको बात की थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो आपके पैरामीटर्स। वो पैरामीटर्स आपको ऐसे फाइंड करने हैं कि जिससे आपका जो सम आ रहा था 5, यानी कि 5, देखिए ये 5 आ रहा था सम, उसके लिए आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, आपको क्या पैरामीटर लेने पड़ेंगे, 2 + 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन का यूज करके क्या कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ से मेरे पैरामीटर्स ऐसे मिलेंगे, यानी कि यहाँ से मुझे 2 और 3 की वैल्यू मिलेगी, मुझे 2 और 3 की वैल्यू मिलेगी, यानी कि ऐसा पैरामीटर्स मिलेंगे जो मेरा ऑब्जर्व डेटा है उसको लाने के चांसेस को बढ़ाते हैं, which is 5। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए बढ़िया। अब देखते हैं एमएलई फॉर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस, अलग अलग प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन है वो कैसे होगा। तो जैसे कि हम बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है हमारा सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस, और एक होता है हमारा म्यू यानी कि मीन। तो इस केस में आपकी देखो प्रोबेबिलिटी वाला इक्वेशन में लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द डेटा गिवन द पैरामीटर्स आर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, यानी कि हमारे पास जो डेटा है वो क्या है, पैरामीटर्स क्या है हमारे पास, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर है, और जो हमारा ऑब्जर्व डेटा है वो क्या है, एक्सआई। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपका इक्वेशन है, आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या इक्वेशन, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एक्सपोनेंट यानी कि e⁻², ये जो है टर्म पूरा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये आप ऐसे लिखेंगे। देखिए ये वाला जो टर्म है ये वाला इस तरीके से आएगा, e आएगा आपका ⁻², फिर यहाँ पे माइनस इसकी पावर में आ जाएगा ये वाला टर्म पूरा, कौन सा, तो ये वाला x, ठीक है, xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है। देखिए 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, फिर e⁻² माइनस xi माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे 2 सिग्मा स्क्वायर, बीच में पाई है और ये अंडर रूट है, वही 2 सिग्मा स्क्वायर आपको यहाँ पे नीचे लिख देना है एक्सपोनेंट के डिनोमिनेटर में, राइट। तो यहाँ पे गोल क्या है एमएलई का, वुड बी टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे ये जो पैरामीटर्स है, जो आपका म्यू है यानी कि जो मीन है, और सिग्मा स्क्वायर यानी कि जो वेरिएंस है, इनकी ऐसी वैल्यूज फाइंड करना जो कि मैक्सिमाइज कर दे टू ऑब्जर्व x1 x2 एंड xn, यानी कि आपका जो ये डेटा है उसको ऑब्जर्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको वो क्या कर दे, बढ़ा दे, लाइक्लीहुड का बढ़ा दे, राइट। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी है कि एस्टिमेटिंग द मीन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये एग्जाम में अगर आप नहीं लिखोगे एग्जांपल तो चलेगा, इतना एक्सप्लेन करोगे इट इज मोर देन इनफ, लेकिन अगर आपको एग्जांपल लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि वी हैव टू एस्टिमेट द मीन, यानी कि अब यहाँ पे हम मीन को एस्टिमेट करेंगे कि भाई मीन को एस्टिमेट करें कि जिससे हमारा जो ऑब्जर्व डेटा है उसकी लाइक्लीहुड बढ़ जाए। तो सपोज यू हैव अ सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स, ये आपके पास डेटा पॉइंट्स के सेट है x1 x2 x1 xn एंड यू वांट टू एस्टिमेट द मीन, ठीक है, और आप मीन को एस्टिमेट करना चाहते हैं यहाँ पे, राइट। तो आप कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले अपना लिखना पड़ेगा लाइक्लीहुड फंक्शन, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, L ऑफ म्यू गिवन x, यानी कि देखो लाइक्लीहुड जब लिखोगे तो म्यू को यानी कि पैरामीटर को आगे लिखना है गिवन x, लेकिन जब प्रोबेबिलिटी लिखते हो तो x आगे रहता है और म्यू पीछे आता है। और हमें पता है कि जो ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए आपका इक्वेशन ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये वाला इक्वेशन पूरा लिख दिया, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, अभी प्रोडक्ट लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, दोनों साइड लॉग ले लेना है। जैसे ही आप लॉग लेंगे तो होगा क्या कि ये प्रोडक्ट का हो जाएगा समेशन, जिससे डिफरेंशिएशन करना ईजी रहेगा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके दिया है, ये मैं आपको समझाने नहीं वाला हूँ बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो ये वाला स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो अपनी एग्जाम के अंदर, अगर नहीं लिखोगे तो चलेगा। ये वाला स्टेप भी आप स्किप कर सकते हो, आप सीधा फिर ये वाला स्टेप लिख के, फर्स्ट स्टेप लिख के आप सीधा ये आउटपुट लिख सकते हो। और ये आउटपुट आपका क्या है, सो ये है म्यू कैप। म्यू कैप यानी कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मीन, ये आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू है, इसलिए आपको ऊपर कैप लगानी पड़ती है, इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल 1 to n xi upon n। ये आपका देखो मीन का फॉर्मूला हो गया पूरा। तो इस तरीके से आप अपने मीन का फॉर्मूला जो है फाइंड कर सकते हैं इसको, राइट। सिग्मा xi मतलब सिग्मा i इज इक्वल 1 to n xi upon n, ऐसे आप अपने मीन का जो फॉर्मूला है उसको फाइंड करते हैं। तो ये आपको दिखाता है एक ऐसी वैल्यू मीन की जो कि आपके ऑब्जर्व डेटा का जो लाइक्लीहुड है यानी कि जो उसकी प्रोबेबिलिटी है उसको बढ़ाता है, ठीक है। जो आपको डेटा मिला है, जो आंसर मिला है, उस आंसर को मिलने की जो संभावना है उसको और बढ़ाता है, ठीक है। द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट फॉर द मीन म्यू ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिंपली द सैंपल मीन, ठीक है। चलिए फटाफट से समरी देखिए। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन इज अ मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द पैरामीटर्स। जैसे अभी हमने यहाँ पे मीन को एस्टिमेट किया, वैसे आप डिफरेंट पैरामीटर्स को यहाँ पे एस्टिमेट कर सकते हैं ऑफ अ स्टैटिस्टिकल मॉडल बाय मैक्सिमाइजिंग द लाइक्लीहुड दैट द ऑब्जर्व डेटा कम्स फ्रॉम द मॉडल, कि जिससे आप
का जो ऑब्जर्व डेटा है उसकी लाइक्लीहुड को आप बढ़ा सके, उसकी संभावना को बढ़ा सके आने की। द मेथड इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द लाइक्लीहुड फंक्शन। यहाँ पे आपको लाइक्लीहुड फंक्शन डिफाइन करना है इस तरीके से, ये रहा आपका लाइक्लीहुड फंक्शन, ठीक है, ये आपका लाइक्लीहुड फंक्शन हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मिंग इट टू द लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, फिर उसको आपका लॉग ले लेना है, यानी कि वो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड उसके बाद आप अपने पैरामीटर्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं जो उसको मैक्सिमाइज करेंगे, राइट। एमएलए इज वाइडली यूज्ड इन मेनी फील्ड, मशीन लर्निंग में यूज होता है, स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है, इकोनोमेट्रिक्स में यूज होता है फॉर मॉडल पैरामीटर एस्टिमेशन, जिसके थ्रू आप मॉडल की जो पैरामीटर्स है उसको एस्टिमेट कर सकते हैं, राइट। सही में गला सूख रहा है चलिए अब आते हैं आगे क्वेश्चन पे। अभी हमने 50% कवर कर दिया, बाकी का 50% बाकी है, ठीक है। I'm putting a lot of effort for all of you guys, and in return, I'm only asking for one thing. Please subscribe to this channel. अगर नहीं करोगे तो फिर जितने भी लड़के हैं उनको उनकी गर्लफ्रेंड की कसम और जितनी लड़के हैं उनको उनके बॉयफ्रेंड की कसम, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पैटर्न एंड प्रोवाइड एग्जांपल्स वेयर पैटर्न इज यूजफुल इन डिस्क्रिमिनेशन प्रोसेस। तो पैटर्न क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पैटर्न इन द फर्स्ट चैप्टर। सो पैटर्न क्या है, एक रिकॉग्नाइजेबल स्ट्रक्चर है, रेगुलरिटी है, या तो फिर अरेंजमेंट है इन सेट ऑफ डेटा, ऑब्जर्वेशंस, ओके। तो इज अ सेट ऑफ डेटा, observations or phenomena. In the context of pattern recognition, a pattern can be any feature or combination of features that can help identify or classify an object or event. Pattern यानी कि कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर, कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन, कुछ ऐसा सेट ऑफ डेटा जो कि आप क्लासिफिकेशन करने में हेल्प करे, राइट। तो पैटर्न इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वही चीज कह रहा है कि इन द डिस्क्रिमिनेशन प्रोसेस आइडेंटिफाइंग एंड यूटिलाइजिंग पैटर्न्स इज क्रूशियल फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन डिफरेंट क्लासेस और कैटेगरीज, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना और यूटिलाइज करना पैटर्न्स को काफी इंपॉर्टेंट होता है इन द डिस्क्रिमिनेशन प्रोसेस, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन प्रोसेस में। सो पैटर्न्स अलाउ सिस्टम्स लाइक मशीन्स और ह्यूमन ऑब्जर्वर्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लासेस बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स, ठीक है। यानी कि जो आपकी ऑब्जर्व्ड कैटेगरीज होती है और बिहेवियर्स होते हैं उसके बेसिस पे आप जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अपने डेटा पॉइंट्स को बिटवीन क्लासेस। तो पैटर्न जो है वो एक ऐसा यूनिक स्ट्रक्चर होता है जो आपको उस क्लासिफिकेशन को करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, देखिए फेशियल रिकॉग्निशन, तो यूनिक अरेंजमेंट जो होती है फेशियल फीचर्स की उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी इमेज में, जैसे आईज हो गए, नोज हो गए, माउथ हो गए, तो ये सारी चीजें जो है आप पैटर्न के थ्रू कर सकते हैं। इन फेशियल रिकॉग्निशन पैटर्न सजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फीचर्स एंड देयर रिलेटिव पोजीशंस हेल्प इन डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। फिर स्पीच रिकॉग्निशन में क्या होगा, जो ऑडियो की पैटर्न्स होती है फोनेटिक साउंड से जो बनती है उससे भी आप इसको भी आप पैटर्न कह सकते हैं। अब इसकी यूजफुलनेस क्या है, तो स्पीच टू टेक्स्ट सिस्टम्स में जो पैटर्न्स बनती है साउंड वेव्स की वो यूज होती है टू रिकॉग्नाइज एंड क्लासिफाई स्पोकन वर्ड्स, यानी कि अलग अलग पिच के वर्ड होंगे, अलग अलग ड्यूरेशन के वर्ड होंगे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के जो वर्ड होंगे उनको आप क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पैटर्न्स। फिर देखो ईमेल का अगर आपको स्पैम डिटेक्शन करना है तो उसमें क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, ठीक है, फ्रेजेस होते हैं, या तो फिर मेटाडेटा पैटर्न्स होते हैं ईमेल के अंदर, जैसे कि कुछ वर्ड होते हैं जैसे मनी मनी मनी, जैसे फेक फेक फेक, जैसे मालामाल हो जाओगे मालामाल हो जाओगे मालामाल हो जाओगे। अगर इस तरह के वर्ड किसी मेल में बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो वो मेल को आपको स्पैम बता देना है, तो वो पैटर्न मिलती है आपको, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं स्पेसिफिक जो कि दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ झोल है, ठीक है, 21 दिन में पैसा डबल, झोल वाले हैं। तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स पकड़ो, वो पैटर्न को आइडेंटिफाई करो और उससे आप क्लासिफाई कर सकते हो कि भाई ये फ्रॉड मेल है या तो फिर लेजिटिमेट मेल है, ठीक है। तो कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं, कुछ ऐसा मेटा डेटा होता है, ऐसी पैटर्न्स होती हैं जो आपको ईमेल में मिलती है। इसे आप कर क्या सकते हैं, तो स्पैम फिल्टर्स एनालाइज द पैटर्न्स इन द टेक्स्ट, यानी कि जो स्पैम के फिल्टर्स होते हैं वो पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, लिंक्स के अंदर और सेंडर इन्फॉर्मेशन के अंदर टू क्लासिफाई ईमेल्स एज स्पैम और नॉट स्पैम, कि भाई ये फ्रॉड है या फ्रॉड नहीं है। फिर मेडिकल डायग्नोसिस में एक्सरे और एमआरआई स्कैन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेडिकल इमेज एनालिसिस में क्या करते हैं कि जो पैटर्न्स होती है जैसे ट्यूमर्स की हो गई पैटर्न, कुछ ना कुछ लेजन्स की हो गई, ठीक है, तो वो डिटेक्ट की जाती है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हेल्दी एंड डिसीज्ड टिश्यू, ठीक है। फिर है हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, तो देखिए जो शेप होते हैं फिर जो स्ट्रोक्स होते हैं हैंड रिटन कैरेक्टर्स के, वो भी आपको अलग अलग हैंड राइटिंग को जो है वो क्लासिफाई करने में हेल्प करते हैं। सो पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम्स एनालाइज द कर्व्स एंड इंटरसेक्शन, कहाँ कहाँ पे कर्व आते हैं, कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्शन आते हैं, इससे वो क्लासिफाई कर सकता है डिफरेंट हैंड रिटन लेटर्स को, राइट। तो आपको अल्टीमेटली यहां से एक चीज समझ में आ गई कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए अगर फेस को रिकॉग्नाइज करना है तो फेस के फीचर्स को पैटर्न को समझना है, स्पीच को रिकॉग्नाइज करना है तो हर एक इंसान के अलग अलग पीच की पैटर्न को समझना है, उसके ड्यूरेशन की फ्रीक्वेंसी की पैटर्न को समझना है, ईमेल स्पैम के लिए स्पेसिफिक वर्ड्स की पैटर्न को समझना है, मेडिकल डायग्नोसिस के लिए जो आपके एक्सरे और एमआरआई आते हैं उनके अंदर आने वाले डिसीज के पैटर्न को समझना है, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन के लिए जो स्ट्रोक है हैंड राइटिंग के, जो कर्व्स है उनको समझना है, जिससे एक यूनिक पैटर्न बनेगी जो आपको क्लासिफिकेशन करने में हेल्प करती है, राइट। तो ये हो गया आपका यूज ऑफ पैटर्न इन डिस्क्रिमिनेशन प्रोसेस और वी कैन से द क्लासिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है डिस्कस बेस डिसीजन थियरी फॉर द पैटर्न क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे हमें बेस डिसीजन थियरी के बारे में बात करना है और एक एग्जाम्पल की भी हम यहाँ पे बात करेंगे। चलिए, बेस डिसीजन थियरी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप क्लासिफिकेशन इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही डेफिनेशन दे रखी है कि ये एक प्रोबेबिलिस्टिक फ्रेमवर्क है जो कि क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है पैटर्न रिकॉग्निशन प्रॉब्लम्स में। ये आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच देता है टू डिसीजन मेकिंग बाय यूजिंग बेस थियरम, जिससे आप पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं हर एक क्लास की गिवन द ऑब्जर्व डेटा, और जो क्लास की हाईएस्ट पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी होगी उसको आप प्रेडिक्टेड क्लास के तौर पे चूज करेंगे। ठीक है, की कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होंगे इसमें? प्रायर प्रोबेबिलिटी यानी कि पहले की प्रोबेबिलिटी की उसके अंदर जो ऑब्जर्व डेटा आया, मतलब जो फीचर्स आने से पहले जो प्रोबेबिलिटी होती है हर एक क्लास की वो, सो द इनिशियल प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास बिफोर ऑब्जर्विंग द डेटा। लाइक्लीहुड यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द डेटा गिवन द क्लास यानी कि पी ऑफ एक्स गिवन डब्ल्यू आई। फिर पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्लास गिवन द ऑब्जर्व डेटा यानी कि जो हम फाइंड करते हैं वो। और फिर आता है हमारा लॉस फंक्शन यानी कि अ फंक्शन दैट डिफाइंस द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ मिसक्लासिफाइंग अ डेटा पॉइंट। ये एक ऐसा फंक्शन है जो डिफाइन करता है कॉस्ट एसोसिएटेड विथ मिसक्लासिफाइंग अ डेटा पॉइंट, यानी कि जब आप किसी डेटा पॉइंट को मिसक्लासिफाई करते हैं तो उसके साथ जो एसोसिएटेड कॉस्ट होता है वो कॉस्ट को हम बोलते हैं लॉस फंक्शन। ठीक है, इट इज अ फंक्शन दैट डिफाइंस द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ मिसक्लासिफाइंग अ डेटा पॉइंट। ठीक है, चलिए, स्टेप्स इन बेस डिसीजन थ्योरी फॉर पैटर्न क्लासिफिकेशन। यहाँ पे पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी का हमने इक्वेशन लिख दिया, सारी चीजों को यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि कौन सी प्रोबेबिलिटी है, ये हमने लिख लिया। यानी कि ये हो गया, देखो यार एक सेकेंड। ठीक है, जैसे ये हो गया आपकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ये हो गया आपकी लाइक्लीहुड, ये हो गया आपकी प्रायर, ये हो गया आपका एविडेंस। ठीक है, विच इज द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी। फिर आपका बनता है डिसीजन रूल। डिसीजन रूल में क्या करना है आपको, यानी कि सभी क्लासेस के जब आप पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर दो उसके बाद आपको आपके डेटा पॉइंट को एक ऐसी क्लास में असाइन करना है जिसकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, जिसकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा हो। इट मींस असाइन योर डेटा पॉइंट टू अ क्लास whose posterior probability is the maximum। ठीक है, फिर है लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन क्या है? लॉस फंक्शन डिफाइंस द पेनल्टी फॉर मिसक्लासिफाइंग अ डेटा पॉइंट। इफ मिसक्लासिफिकेशन हैज डिफरेंट कॉस्ट्स फॉर डिफरेंट क्लासेस, द लॉस फंक्शन एडजस्ट्स द डिसीजन रूल अकॉर्डिंगली। जो लॉस फंक्शन है वो दिखाता है कि कितना कॉस्ट गया मिसक्लासिफिकेशन में, कितना आपने मिसक्लासिफिकेशन किया। ठीक है, इफ मिसक्लासिफिकेशन डिफरेंट कॉस्ट, अगर डिफरेंट कॉस्ट होंगे अलग अलग क्लासेस के, तो जो लॉस फंक्शन है वो एडजस्ट करेगा डिसीजन रूल को उसके हिसाब से। यानी कि लॉस फंक्शन के थ्रू आप समझ सकते हैं कि आपको डिसीजन रूल को किस तरह से एडजस्ट करना है, राइट। और इसका जो एक एग्जांपल है वो हमें आगे डिस्कस करने ही वाले हैं, तो आपको ये डिटेल में समझ में आ जाएगा कि लॉस फंक्शन एक्जैक्टली होता क्या है, राइट। अभी के लिए देखते हैं कि एग्जांपल क्या है बेस डिसीजन थ्योरी का इन पैटर्न क्लासिफिकेशन। सो कंसिडर अ सिंपल प्रॉब्लम वेयर वी आर क्लासिफाइंग अ फ्रूट बेस्ड ऑन इट्स वेट। ठीक है, यानी कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि जहां पे हमें फ्रूट को क्लासिफाई करना है उसके वेट के बेसिस पे, राइट। सो वी हैव टू पॉसिबल क्लासेस ऑफ फ्रूट्स। उसके लिए हमारे पास दो क्लासेस है, एक क्लास है 1 एप्पल्स की और दूसरी क्लास है 2 ऑरेंजेस की। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास दो क्लास है, एक एप्पल्स की क्लास है, एक ऑरेंजेस की क्लास है, और अब हमें एक फ्रूट दे दिया गया है, उसे हमें क्लासिफाई करना है इन दोनों क्लासेस में बेस्ड अपॉन द वेट ऑफ द फ्रूट, कि उसका जो वजन है उसके बेसिस पे आपको ये क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, सो लेट द वेट ऑफ द एप्पल्स एंड ऑरेंजेस फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, हम ऐसा एज्यूम करते हैं। तो एप्पल हैव अ मीन वेट ऑफ 150 ग्राम्स, तो एप्पल का कितना हो जाएगा 150 ग्राम वेट है, और उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कितना है 10 ग्राम्स है। ठीक है, और उसी तरीके से ऑरेंजेस हैव अ मीन वेट ऑफ 160 ग्राम्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 15 ग्राम्स। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है कि हमें एक फ्रूट दे दिया है, यानी कि हमें एक डेटा दे दिया है। हमारी क्लास के बारे में तो हमें पता चल गया कि भाई एप्पल एक क्लास है, एक ऑरेंज क्लास है। एप्पल क्लास का जो वेट है वो कितना है भाई, एप्पल्स का वेट जो होता है वो हमें पता चल गया 150 ग्राम्स होता है। कितना होता है 150 ग्राम्स होता है, तो वो हमें पता चल गया। और साथ में हमें उसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी पता चल गया, वो है 10 ग्राम्स। और वैसे ऑरेंजेस जो है उनका हमें जो मीन वेट है, मीन वेट वो पता चल गया 160 ग्राम्स, और उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कितना है 15 ग्राम्स। ठीक है, अब हमें एक अलग से दूसरा फ्रूट ला के दे दिया, थर्ड फ्रूट, जिसका वेट है 155 ग्राम्स। ठीक है, और हमें इसको क्लासिफाई करना है कि ये क्या एक एप्पल हो सकता है या तो फिर एक ऑरेंज हो सकता है। तो हमें यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पोस्टीरियर उनकी प्रायर प्रोबेबिलिटी। तो प्रायर प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि दोनों की इक्वल है, यानी कि एप्पल और ऑरेंज दोनों की प्रायर प्रोबेबिलिटी हम लेते हैं 0.5। फिर हमें डिफाइन करना होता है लाइक्लीहुड फंक्शन। तो लाइक्लीहुड फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे, तो हमने वो बात की थी ना इक्वेशन की कि 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर e रेज टू माइनस एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, राइट। तो वही इक्वेशन यहाँ पे आपको एप्पल और ऑरेंज के लिए रखना है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन एप्पल इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा। सिग्मा यानी कि आपका क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आपका स्क्वायर होगा, यानी कि वो बन जाएगा वेरिएंस।
तो यहाँ पे हमने ले लिया एप्पल के लिए कितना है, ये 10 है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमने उसकी वैल्यू डाल दी यहाँ पे 10, ठीक है, 10 का स्क्वायर और ई रेस टू माइनस, ठीक है, एक्स माइनस म्यू, म्यू यानी कि आपका मीन। तो एप्पल के केस में मीन वेट कितना था, एप्पल के केस में मीन वेट था 150 ग्राम्स, तो वो यहाँ पे आप लिख दोगे -150 का स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 10 का स्क्वायर। वैसे ही सिमिलरली आपको ऑरेंज के लिए भी वैल्यूज डालनी है। फिर इन दोनों को आपको क्या करना है, पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे ही आप उसको कैलकुलेट करोगे उसके बाद आपको फाइंड करनी है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी इसकी, तो एप्पल की और ऑरेंज की। तो उसमें हम ये वाली वैल्यू को डालेंगे, ठीक है, पी ऑफ एक्स गिवन डब्ल्यू एप्पल और पी ऑफ एक्स गिवन डब्ल्यू ऑरेंज, जो कि हमें यहाँ से मिली है दोनों के लिए, ठीक है, यहाँ से हमको दोनों के लिए मिल गई है, तो वो दोनों हम यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे। उसके अलावा हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्पल तो पता ही है वो क्या है 0.5, और ऑरेंज के लिए भी कितनी है 0.5, और नीचे हो जाएगा पी ऑफ एक्स, ठीक है, यानी कि इनका सम, राइट। पर यहाँ पे हम पी ऑफ एक्स को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था क्योंकि ये दोनों के लिए सेम ही आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि ये दोनों जो वैल्यूज है इनमें से जो वैल्यू ज्यादा होगी वो आपकी ओरिजिनल क्लास हो जाएगी। तो अब डिसीजन रूल आप कैसे बनाएंगे, तो आपको उसके लिए क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को फाइंड करना है। ये वाली वैल्यू फाइंड कर दो और ये वाली वैल्यू फाइंड कर दो। ये जो हमें वैल्यूज मिलती है उनको पुट करो, यानी कि पहले इसको सॉल्व करो, इसमें से जो आंसर है उसको यहाँ पे पुट करो, उससे आपको ये दोनों की पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। और जिसकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उस क्लास में आपका ये जो नया फ्रूट है जिसका मीन वेट है 155, मतलब जिसका वेट है 155, मीन वेट तो होगा नहीं बिकॉज वो सिंगल फ्रूट है, उसको आपको उस क्लास में असाइन कर देना है, राइट। तो डिसीजन रूल आपका कैसे बनेगा, इफ एप्पल की जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है वो ऑरेंज की पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी से ज्यादा हो तो वो बन जाएगा एप्पल, और अगर ऑरेंज की जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है वो एप्पल की पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी से ज्यादा हो तो वो हो जाएगा क्लासिफाई एज एन ऑरेंज, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कंक्लूजन दिया है वो मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वही बात है जो हमने पहले की थी, तो वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें हमने आगे डिस्कस कर रखी है। चलिए अब आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पे। अब ये जो प्रॉब्लम है बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं समझाने वाला हूं आपको, लेकिन अगर आप खुद समझने जाते हैं इसको तो बहुत डिफिकल्ट पड़ सकती है बिकॉज यहाँ पे परसेप्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट यूज होता है और यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट यूज होता है, जहाँ पे हम रेक्टिफायर लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करते हैं। और यहाँ पे हमें जो है लीनियर क्लासिफिकेशन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करनी होती है, यानी कि यहाँ पे एक्सओर प्रॉब्लम में आप उसका लीनियर क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, तो वो जो लीनियर क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें ऊपर से जारी होगी लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको सारी चीजें मक्खन के जैसे समझ में आ जाएगी, ऐसा मैं होप करता हूं। अरे आ जाएगी, ठीक है। तो सही में मैं थक गया, वन टेक में वीडियो बनाना इज वेरी डिफिकल्ट यू नो, बट विल ट्राई। चलिए, और वैसे देखो कल वीयर का भी मैंने रात को 1:45 वीडियो डाला था और अभी ये वीडियो मैं शायद अभी सुबह के 10 बजे के आसपास में बना रहा हूँ, 11 बज गए अभी तो यस। चलिए, व्हाट इज एक्सओर प्रॉब्लम इन क्लासिफिकेशन विथ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द सॉल्यूशन ऑफ एक्सओर प्रॉब्लम। सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करना है कि एक्सओर प्रॉब्लम होती क्या है, राइट। वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द एक्सओर प्रॉब्लम। चलिए, XOR problem is a classic example in machine learning and pattern recognition that demonstrates the challenges of linear separability in classification। ठीक है, एक काम करता हूं, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं उसके बाद हम थियरी पे आते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। नहीं चलिए पहले ये समझते हैं। चलिए पहले तो XOR क्या होता है पहले ये समझो। XOR की हम पहले तो प्रॉब्लम डेफिनेशन समझते हैं। आपको एक्सओर के बारे में पता तो है ना कि अगर आपके जो इनपुट है, ठीक है, हमने लॉजिक गेट के अंदर पढ़ा होगा, एक्सओर गेट आपने पढ़ा होगा तो आपको ये चीज पता होगी कि अगर दोनों इनपुट सेम होते हैं तो आउटपुट हमेशा 0 होता है, यानी कि अगर इनपुट मेरा 0 हुआ तो आउटपुट 0 होगा, और इनपुट जब 1 हुआ तब भी आउटपुट 0 होगा। और जब दोनों इनपुट डिफरेंट होते हैं, यानी कि अगर मेरा इनपुट हुआ 0 1 तो आउटपुट होगा 1, और इनपुट हुआ 1 0 तो आउटपुट होगा 1, ठीक है। तो उस केस में मेरा जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये होता है हमारा एक्सओर का सिंपल फंडा, ये आपको पता हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए, लीनियरली सेपरेबल डेटा का मतलब क्या होता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इस तरीके से अगर मैंने ये बनाया, ठीक है, और यहां पे मेरा एक डेटा पॉइंट है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक कैटेगरी का डेटा पॉइंट, और यहां पे मेरा एक दूसरा डेटा पॉइंट है, ठीक है। तो लीनियरली सेपरेबल डेटा का मतलब ये होता है कि इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन से सेपरेट कर पाऊं। यहाँ पे देखो, एक स्ट्रेट लाइन से मैं यहाँ पे इस ब्लैक और व्हाइट डॉट को सेपरेट कर पा रहा हूं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लीनियरली सेपरेबल डेटा। बट यहाँ पे एक्सओर की कंडीशन में क्या है कि आप का जो डेटा है वो लीनियरली सेपरेबल नहीं है। एक्सओर के केस में प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो डेटा है वो लीनियरली सेपरेबल नहीं होता है।
क्यों नहीं होता है, देखते हैं। देखिए फिर से अब इस डेफिनेशन को देखिए, ये एक क्लासिक एग्जांपल है मशीन लर्निंग का एंड पैटर्न रिकॉग्निशन का, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करता है द चैलेंज ऑफ लीनियर सेपरेबिलिटी इन क्लासिफिकेशन। यानी कि आप दो डेटा पॉइंट्स को या तो तीन डेटा पॉइंट्स को, यहाँ पे हमारे पास चार डेटा पॉइंट्स है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास चार आउटपुट्स है, तो इन डेटा पॉइंट्स को आप लीनियरली क्लासीफाई नहीं कर पाते हैं। द एक्सोर प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स क्लासीफाइंग डेटा पॉइंट्स बेस्ड ऑन देयर बाइनरी इनपुट्स, यानी कि हमारे जो बाइनरी इनपुट्स है 0 0 0 1 1 0, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे, वेयर द आउटपुट इज 1 इफ द इनपुट्स आर डिफरेंट एंड द आउटपुट इज 0 इफ द इनपुट्स आर सेम। यानी कि अगर आउटपुट डिफरेंट होंगे तो आउटपुट 1 होगा, मतलब इनपुट अगर डिफरेंट होंगे तो आउटपुट 1 होगा, और अगर हमारे इनपुट्स सेम हुए तो आउटपुट 0 होगा, राइट। ये चीज हमें पता है। अब देखते हैं वाई एक्सोर इज नॉट लीनियरली सेपरेबल, ये लीनियरली सेपरेबल क्यों नहीं है। तो अगर हम एक 2D प्लेन की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास ये सारे आउटपुट आते हैं कि ये हमारे डेटा पॉइंट्स हो जाते हैं। अब इन डेटा पॉइंट्स को जब आप प्लॉट करते हैं, देखिए आप जब प्लॉट करते हैं, प्लॉट कैसे करेंगे, इस तरीके से देखिए। उससे पहले तो एक चीज और दिखा देता हूं, देखो। यस, देखिए यहां पे समझो, जब हम एंड एंड की बात करते हैं, एंड ऑपरेशन की और ऑपरेशन की, ठीक है, एंड प्रॉब्लम और प्रॉब्लम, जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें पता है कि एंड गेट के अंदर क्या होता था कि भाई जब हमारे पास जीरो होता था इनपुट के अंदर, यानी कि दो इनपुट जो हमारे होते थे x1 और x2, उनमें से अगर कोई एक इनपुट भी जीरो होता था तो हमारा आउटपुट जीरो होता था। यानी कि 0 0 0 0 1 0 0 1 0, और जब दोनों वन होंगे तभी हमारा आउटपुट वन होगा। और के केस में क्या था कि अगर दोनों में से कोई एक भी वन होगा तो उस केस में आपका आउटपुट वन होगा। यानी कि यहाँ पे दोनों जीरो है तो वो जीरो रहेगा, 0 1 है तो 1 आएगा, 1 0 है तो 1 आएगा, 1 1 है तो 1 आएगा। ये हो गया हमारा और गेट का एग्जाम्पल। अब मैं क्या करूंगा, मैं इनका प्लॉटिंग करूंगा। प्लॉटिंग कैसे करूंगा, देखिए इस तरीके से, ये मैंने की प्लॉटिंग। देखो इस चीज को ध्यान से समझो। अब प्लॉटिंग में मैंने क्या किया है, ये है सबसे पहले मेरा एंड के लिए, यानी कि x1 एंड x2। तो यहां पे मेरे पास आउटपुट क्या थे कि अगर 0 0 होता है तो उसका आउटपुट आता है 0, ठीक है। 1 0 होता है तो उसका आउटपुट क्या आता है 0, 0 1 होगा तो उसका आउटपुट क्या आएगा 0, और 1 1 होगा तभी आउटपुट आएगा 1। तो यहां पे मेरा जीरो आउटपुट वाले पॉइंट्स कितने होंगे, एक तो देखो ये होगा 0 0, यानी कि इसको मैं मेंशन करूंगा यहां पे, ठीक है। फिर आएगा मेरा एक 0 1, ठीक है, यानी कि 0 और 1, तो यहां पे आ जाएगा मेरा 0 1 वाला। और फिर आएगा मेरा एक 1 0, तो यहां पे आ गया मेरा 1 0। इन सभी का आउटपुट, इन सभी इनपुट्स के लिए, ये x1 है मेरा x2 है, यानी कि इन सभी वैल्यूज ऑफ x2 के लिए मेरा आउटपुट क्या आता था 0 आता था, यानी कि सेम आउटपुट। यानी कि इन सभी को मैंने कर दिया व्हाइट, इसलिए इन सभी को मैंने कर दिया व्हाइट, बिकॉज इन सभी का आउटपुट क्या आता था सेम आता था। लेकिन एक कंडीशन थी 1 1 वाली, यानी कि ये 1 तो ये वाला 1 वाला पॉइंट यहां से, और ये 1 तो ये वाला 1, यानी कि x एक्सिस का ये 1 और ये y एक्सिस का 1। यानी कि एक डेटा पॉइंट ऐसा था कि जिसके लिए मेरा आउटपुट अलग आता था, यानी कि 1 आता था, तो उसको मैंने कर दिया ब्लू से, ठीक है। वैसे ही अगर मैं और की बात करूं तो उसमें क्या था मेरा कि भाई जब मेरा आता था 0 1 तो उस केस में मेरा आ जाता था आउटपुट 1। फिर जब था मेरा 1 0 1 0 तो उस केस में भी मेरा आउटपुट आता था 1, और एक था मेरा 1 1 तो उस केस में भी मेरा आउटपुट आता था 1। यानी कि इन सभी को मैंने कर दिया ब्लू डॉट से, बिकॉज इन सभी के लिए मेरा आउटपुट सेम था विच इज 1, ठीक है। और एक मेरा केस था 0 0, सिर्फ 0 0 के लिए, यानी कि ये व्हाइट जो है वो 0 0 है, उसके लिए मेरा आउटपुट आता था 0, यानी कि ये डेटा पॉइंट मेरा व्हाइट हो गया, क्योंकि इनका इसका जो आउटपुट है ये बाकी के तीन से अलग है, राइट। तो अब जब ये और का एग्जांपल हो गया, ये एंड का एग्जांपल हो गया, तो जब हम एंड की बात करते हैं तो आप यहां पे देखो एक स्ट्रेट लाइन को यहां पे मैंने ड्रॉ किया, तो इसकी मदद से ये मेरे व्हाइट वाले पॉइंट सारे अलग हो गए और ये मेरे ब्लू वाले पॉइंट सारे अलग हो गए। उसी तरीके से और के केस में भी जब मैंने यहां पे ये एक लाइन ड्रॉ की तो वहां पे ये मेरा व्हाइट वाला बॉल अलग हो गया और ये ब्लैक वाले जो मेरे पॉइंट्स थे वो अलग हो गए, यानी कि इजीली मैंने इन दोनों डेटा पॉइंट्स को क्लासीफाई कर दिया। समझ रहे हो आप, तो ये लीनियरली सेपरेबल हुए बिकॉज एक लीनियर लाइन के थ्रू हमने इसको सेपरेट कर दिया। लेकिन अब हम बात करते हैं एक्सोर की, कि एक्सोर में क्या होता है। तो एक्सोर में एक होता है हमारा 0 0, यानी कि दोनों इनपुट सेम है तो वहां पे तो 0 होगा, तो ये देखो 0 0 के लिए आ गया 0। फिर दूसरा केस आता है हमारा 0 0 के अलावा 1 1 का, तो ये हो गया एक 1 और ये हो गया 1। तो 1 1 के लिए मेरा आ गया व्हाइट बॉल, तो इसके लिए भी मेरा आउटपुट क्या था 0 था, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको व्हाइट कर दिया, यानी कि इन दोनों का जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो सेम आ रहा है विच इज 0, राइट। और फिर आता है मेरा 0 1 और 1 0, तो उन दोनों केस में मेरा जो आउटपुट आता है वो आता है 1, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने कर दिया सेम कलर का। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूं, एक सीधी लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, ठीक है, देखो 1 सेकेंड,
यस। तो यहाँ पे अगर मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ करता हूं तो भी यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ पे एक ब्लू, यहाँ पे एक व्हाइट, यहाँ पे एक ब्लू, यहाँ पे एक व्हाइट, तो यहाँ पर तो यार वो नहीं हो रहा है क्लासीफाई। ठीक है, फिर उसके अलावा अगर मैं, अरे ये क्या गया, सॉरी। ठीक है, आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं ऐसी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं तब भी ये सेपरेट नहीं होंगे, अगर ऐसी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं तब भी ये सेपरेट नहीं होंगे, अगर ऐसी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं तब भी ये सेपरेट नहीं होंगे। यानी कि मैं कहीं से भी कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये जो पॉइंट्स है वो क्लासीफाई नहीं हो पाएंगे इस तरीके से। यानी कि इस तरफ सारे एक पॉइंट आ रहे हैं जैसे यहाँ पे, और यहाँ पे अलग पॉइंट आ रहे हैं, वैसा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे मिक्स रहेगा ही रहेगा डेटा। तो इसका मतलब ये लीनियरली सेपरेबल नहीं है। कौन नहीं है? हमारा एक्सोर प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि एक्सोर जो है उसके लिए हमारा जो सेपरेशन है वो लीनियरली नहीं होगा। तो यहाँ पे वही चीज कही गई है कि वो क्यों लीनियरली सेपरेबल नहीं है। तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना, वहां पे आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर देना है, ये तीनों की तीनों डायग्राम आपको ड्रॉ कर देना है। एंड का समझा दो, और का समझा दो, फिर एक्सोर का समझा दो, और आप बता दो कि यहाँ पे भाई लीनियरली सेपरेबल इस वजह से नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है फिर, क्योंकि अब हमें इसको लीनियरली सेपरेबल बनाना तो है। अब इसको हम लीनियरली सेपरेबल कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए 1 सेकेंड। ओके, तो यहां पे हमारा यूज होगा अब एक्टिवेशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट। सो टू सॉल्व द XOR प्रॉब्लम we need a classifier that can handle non linearly separable data। यानी कि हमें एक ऐसे क्लासीफायर की जरूरत पड़ेगी जो कि नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा को हैंडल कर सके। अ सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यानी कि सिंगल लाइन से तो ये चीज हो नहीं रही है, सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन से तो हमारा काम हो नहीं रहा है, एज इट इज लिमिटेड टू लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज, क्योंकि वो तो लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज के लिए ही एफिशिएंट है, राइट। तो सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन से ये काम नहीं होगा। हाउ एवर बाय यूजिंग अ मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क, यानी कि हमें यहाँ पे किसका यूज करना पड़ेगा? एमएलपी का। अब ये परसेप्ट्रॉन क्या है, ये न्यूरल नेटवर्क क्या है, इसका टेंशन अभी मत लो, बिकॉज आगे आने वाले चैप्टर्स में ये सारी चीजें डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। वी क्रिएट अ नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री, यानी कि आपको एक नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री जो है वो बनानी पड़ेगी, जो कि क्लासीफाई कर सकता है एक्सओ डेटा पॉइंट्स को। यानी कि वी हैव टू यूज द मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क। अब इसका कैसे यूज करेंगे वो समझाता हूं आपको। देखिए, तो स्टेप्स फॉर एक्सओर प्रॉब्लम सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, वी हैव टू यूज अ न्यूरल नेटवर्क विद 2 लेयर्स। यानी कि यहाँ पे एक आती है आपकी हिडन लेयर, यहाँ पे आपको यूज करनी पड़ेगी एक हिडन लेयर। ठीक है, सो द न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 1 इनपुट लेयर, यानी कि एक तो आपकी इनपुट लेयर आ गई, एक हिडन लेयर आ जाएगी, और एक हो जाएगी आउटपुट लेयर। यानी कि यहाँ पे देखो डायग्राम, एक होती है आपकी इनपुट लेयर, यानी कि x1 और x2 आपके इनपुट हो गए, बीच में आपको एक ऐड करनी पड़ेगी हिडन लेयर, जो कि आपका जो नॉन मतलब लीनियरली जो सेपरेबल डेटा नहीं है आपका, उसको लीनियरली सेपरेबल डेटा में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और फिर आपको फाइनली एक नया आउटपुट यहां से मिलने वाला है, राइट। फिर आपको यूज करना पड़ेगा एक एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये हिडन लेयर है, ये एक्चुअली होता क्या है इसमें, यहाँ पे आप यूज करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन को। हम देखने वाले डायग्राम के साथ में आपको दिखाऊंगा ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। तो जो हिडन लेयर है आपकी, वो हिडन लेयर क्या करती है, वो ऐड करती है नॉन लीनियरिटी टू द सिस्टम। यानी कि आपका जो एक्सओर प्रॉब्लम था वो लीनियरली तो सेपरेबल था नहीं, तो अब उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर नॉन लीनियरिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इनपुट्स के अंदर, जिससे मेरा जो न्यूरल नेटवर्क है उसको कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को मैं सिखा सकूं, और सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन जो चीज नहीं कर सकता है वो चीज उसको करने के लिए उसको मैं इनेबल कर दूं, राइट। बिकॉज सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन जो था आपका वो तो सिर्फ लीनियर डिसीजन बाउंड्री के लिए यूज होता था, लेकिन यहाँ पर हमारी जो बाउंड्री है वो लीनियरली तो हम उसको सेपरेट कर नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हमको यूज करना पड़ रहा है मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क। तो उसके लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, हिडन लेयर का यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा, जो कि उसके अंदर नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस कर देगा, जिससे आपका जो न्यूरल नेटवर्क है वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को सीख सके, राइट। अब बात करते हैं आगे एक्टिवेशन फंक्शन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन होता है, ये सिग्मॉइड या तो फिर रेलू, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, विच इज यूज्ड इन द हिडन लेयर। यानी कि हिडन लेयर के अंदर आपका क्या आता है, एक्टिवेशन फंक्शन आता है। हिडन लेयर के अंदर आता है आपका एक्टिवेशन फंक्शन। ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या करेगा, टू ट्रांसफॉर्म द लीनियरली इनसेपरेबल डेटा, क्योंकि हमारा जो डेटा था वो लीनियरली तो सेपरेबल था ही नहीं, इट वॉज लीनियरली इनसेपरेबल, इनटू अ स्पेस वेयर इट बिकम्स सेपरेबल। यानी कि ये आपके लीनियरली इनसेपरेबल डेटा को एक लीनियरली सेपरेबल मतलब एक ऐसे डेटा में कन्वर्ट करता है, एक ऐसे स्पेस में कन्वर्ट करता है जिसको आप सेपरेट कर सको थ्रू अ सिंगल लाइन। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है आपके नेटवर्क की। सो द न्यूरल नेटवर्क इज ट्रेन्ड यूजिंग द बैक प्रोपगेशन एडजस्टिंग द वेट्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री बनती है आपकी, यानी कि जो नेटवर्क है वो लर्न करेगा नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री को, जो सेपरेट करेगा डेटा का 2 क्लासेस 0 and 1। ठीक है, यानी कि वो आपको फिर जो है
डेटा को आप क्लासीफाई कर सकते हो इनटू टू क्लासेस 0 एंड 1, वो चीज यहाँ से आपको मिल जाएगी, राइट। सो ट्रेन करना पड़ेगा नेटवर्क को, इसमें आपको बैक प्रोपोगेशन करना पड़ता है। बैक प्रोपोगेशन क्या है वो चीज मैं आपको आगे आने वाले चैप्टर में समझाऊंगा। वेट को एडजस्ट करना क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपका एरर मिनिमाइज हो जाए बिटवीन द प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल आउटपुट्स। और यहाँ पे नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री बनती है, यानी कि जो नेटवर्क है वो आपका नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री को क्या करेगा, सीखेगा, ताकि आप उसको सेपरेट कर सके डेटा को इनटू टू क्लासेस, ठीक है। यहाँ पे देखो थियरी अगर इसकी सीधी पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी, इसलिए मैं आपको इसको सही से समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए अब यहाँ पे हम डायग्राम देखते हैं, ठीक है। चले देखिए, मैंने बताया था कि बीच में हमारी आ जाती है एक हिडन लेयर। यहाँ पे ये है हमारी इनपुट लेयर विच इज x1 एंड x2, ये हमारे हो गए इनपुट्स, और ये हमारा जो y1 है ये आपका हो गया आउटपुट। तो ये जो हमारा था वो बेसिक केस था कि जहां पर x1 और x2 में ऐसे इनपुट यूज करता था और उसके लिए मुझे मिलता था y, ठीक है। लेकिन उस केस में तो हमने जब उसकी प्लॉटिंग की तो हमें पता चला कि उस डेटा को तो हम सीधा सीधा सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, ओके। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें बीच में एक हिडन लेयर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कि उसके अंदर छेड़छाड़ करेगी। इसके अंदर छेड़छाड़ करेगी हमारे इनपुट्स के अंदर, और फिर हमारे इनपुट्स को एक ऐसे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगी जिससे आप उसको सेपरेट कर सके इनटू टू क्लासेस, क्लास 0 एंड क्लास 1, ठीक है। चलिए वो आप कैसे करेंगे देखते हैं। हमें यूज करना है यहाँ पे H1 और H2, ठीक है। आप याद रख लो यहाँ पे हमें यूज करना है H1 और H2, ये हमारे हिडन लेयर के दो कंपोनेंट्स है, दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द हिडन लेयर, ऐसे आप यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे। और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं रेलू का, यानी कि हमारे रेक्टिफायर लीनियर यूनिट, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन का काम क्या होता है कि आपका जो डेटा है, जो सिंपल डेटा है उसको कॉम्प्लेक्स डेटा में कन्वर्ट करना, उसकी डायमेंशनलिटी को इंक्रीज करना, यानी कि 1D में अगर डेटा दिया है तो उसको 2D में कन्वर्ट कर देगा, अगर 2D में डेटा दिया उसको तो 3D में कन्वर्ट करेगा, यानी कि वो उस डेटा को कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को समझने के लिए हेल्प करता है और उसकी डायमेंशनलिटी को जो है वो इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे जो रेलू है, यहाँ पे उसका ऑपरेशन दे रखा है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आप इस चीज को नहीं देखोगे तो चलेगा। बस इतना लिखना है आपको एग्जाम में कि ये जो हिडन लेयर होगी, यानी कि जो आपका जो एक्टिवेशन लेयर होगा इस हिडन लेयर में, ठीक है, H स्टैंड्स फॉर द हिडन लेयर। सो ये जो हिडन लेयर होगी उसके अंदर होगा क्या एग्जैक्टली, आपका होगा एक्टिवेशन फंक्शन, जो कि क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा आपके लीनियरली इनसेपरेबल डेटा को एक ऐसे स्पेस के अंदर जो कि सेपरेबल बन जाए, ठीक है। यानी कि यहां पे आपका जो ये एक्टिवेशन फंक्शन है वो आपके डेटा को, यानी कि आपके इनपुट्स को एक ऐसे फॉर्मेट ट्रांसफर करेगा जिससे वो स्पेस, एक ऐसे स्पेस में ट्रांसफर करेगा जिससे वो सेपरेबल बन जाए, ठीक है। यहां पे आपका वो बन जाएगा आउटपुट। तो ये डायग्राम आपको सबसे पहले वहां पे ड्रॉ करना है, ठीक है, इस तरीके से। ये वेट्स आप अगर असाइन नहीं करोगे तो चलेगा, बिकॉज वो कैलकुलेशन परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप ये प्रोसेस करते हो, ठीक है, जैसे ही आप ये प्रोसेस करते हो तब आपको कैसा आउटपुट मिलता है वो मैं अब आपको दिखाता हूं। देखो यहाँ पे तब आपको ऐसा आउटपुट मिलेगा। ये सारे स्क्रीनशॉट ले लेना बिकॉज ये पीपीटी में नहीं मिलेंगे, ये जो अलग से दिखा रहा हूँ वो देखिए। तो ये हमारा था इनिशियल केस, यानी कि ये हमारा था ओरिजिनल एक्स स्पेस एक्सओर के लिए, और जैसे ही मैंने उसको डाला मेरे एक्टिवेशन फंक्शन में और जब वहां से मुझे आउटपुट मिला तो मुझे एक ऐसा स्पेस मिला। देखो कैसा स्पेस मिला, एक ऐसा स्पेस मिला। तो ये स्पेस में क्या हो रहा है मेरे कि यहां पे देखो ये जो ब्लू डॉट वाले हैं ना, ये दोनों कंबाइन हो गए, ये दोनों एक में ही आ गए, यहाँ पे ये दोनों कंबाइन हो गए, समझ रहे हो आप। इसने एक इसको डिफरेंट स्पेस में कन्वर्ट कर दिया, द न्यू एच स्पेस, इसको हम बोलेंगे एच स्पेस। एक नया स्पेस इसमें से बन गया कि जहां पे हमारा ये जो वाला केस था, यानी कि 0-1 वाला जो केस था और 1-0 वाला जो केस था, राइट, 1-0 वाला केस था और जो 0-1 वाला केस था, यानी कि 1-0 और जो 0-1 वाला केस था वो दोनों मिक्स हो गए, राइट। इसके लिए हमारा आउटपुट क्या आता था, जब हमारे डिफरेंट डेटा होते थे तब 1, यानी कि जो 1 आउटपुट आता था उस 1 वाले आउटपुट को आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और 0 वाला था उसको आपने एज इट इज रख दिया, उसकी जो वैल्यू है वो एनहांस हो गई। देखिए ये अब यहाँ पे आ गई 2 पे, यानी कि 2 पे आ गई, और यहाँ पे आ गया 1 पे, तो ये 2-1 बन गया। इस तरीके से एक डिफरेंट स्पेस में आपने अपने एक्सओर को ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिससे अब आप इसको जब सेपरेट करना चाहो तो इजीली सेपरेट कर सकते हो थ्रू अ सिंगल लाइन, यानी कि अब ये लीनियरली सेपरेबल हो गया। तो यहाँ पे सोल्यूशन हमारा इतना ही है कि जब हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम हो कि जहां पे आपके डेटा पॉइंट्स लीनियरली सेपरेबल ना हो, तब आपको एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करना पड़ता है, जो कि उसको एक ऐसे स्पेस में कन्वर्ट करता है कि जिसके थ्रू फिर आप उसको लीनियरली सेपरेट कर सको। यानी कि अब यहाँ पे देखो ये वाला आपका डेटा पॉइंट अलग हो गया और ये दोनों डेटा पॉइंट जो है अलग हो गए, यानी कि इन दोनों की अलग अलग क्लास जो है वो क्लासीफाई होगी। ये आपके 0 के लिए होगी, ये आपके 1 के लिए होगी, राइट, मतलब ये आपके 1 के लिए होगी, आपके लिए 0 के लिए होगी। ये 0 वाला आपका पूरा स्पेस आ गया,
ये 1 के लिए आपका पूरा स्पेस आ गया, यानी कि यहाँ पे जो आपके डेटा पॉइंट है वो क्या है, क्लास 1 वाले हैं, और यहाँ पे जो आपके डेटा पॉइंट है वो क्लास 0 वाले हैं, यानी कि यहाँ का आउटपुट 0, यहाँ का आउटपुट 1 है, राइट। तो ये इस तरीके से आपका काम होता है। यहाँ पे आप पॉइंट आप क्या लिखोगे, H1 और H2, यहाँ पे था X1 और X2, एक्टिवेशन फंक्शन में डाला, कन्वर्ट हो गया इन दिस फॉर्मेट, ठीक है, समझ में आ गया, काफी इजी था। तो ये सारे डायग्राम्स आपको एग्जाम में ड्रॉ करने हैं, वो जो नीट डायग्राम कहे थे इसमें आपको ये सारी चीजें ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये वाला यही पे सेम फंडा समझा रखा है कि यहाँ पे हमारी इनपुट लेयर थी, उसको हमने डाला हिडन लेयर में, और यहाँ से मिल गया आपको आउटपुट लेयर। आप ये वाला डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी थियरी खत्म हो गई। इन सब चीजों की आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, जो चीजें मैंने आपको समझाई है बस उनको लिखना है अच्छे से, और आपकी थियरी खत्म हो जाएगी। ये सारी चीजें आपको बस समझा देनी है कि यहाँ पे आपको जो है हिडन लेयर आपकी आती है, एक्टिवेशन फंक्शन आता है आपका हिडन लेयर के अंदर, फिर आपकी नेटवर्क की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, यानी कि जो न्यूरल नेटवर्क है वो ट्रेन होता है बैक प्रोपोगेशन का यूज करके, ठीक है, जिसमें आपको एडजस्ट करने वेट्स को, इन सब चीजों को, और फिर आपकी जो नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री है वो सीखेगा आपका नेटवर्क, एंड देन योर डेटा कैन बी इजीली क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। So we have finally reached to the end, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कंसिडर अ मल्टीवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन विथ μ1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज μ2, ठीक है, ये μ2 है, यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम। सो μ2 इज इक्वल टू 2, सिग्मा 11 इज इक्वल टू 2, सिग्मा 22 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा 12 एंड सिग्मा 21, ठीक है। ये डेटा में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन सॉल्यूशन में हमने सही से लिखा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दे रखा है, एक मल्टीवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन दे रखा है। ये एक मल्टीवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन है, और हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे नॉर्मल डेंसिटी इक्वेशन। सबसे पहले नॉर्मल डेंसिटी इक्वेशन देख लो कैसा होता है। दिस इज द नॉर्मल डेंसिटी इक्वेशन, इस तरीके से होता है। क्या होगा, तो देखो 1/2 पाई अंडर रूट में आएगा आपके कोवेरियंस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, फिर e रेस टू -1/2 x माइनस म्यू रेस टू t, ओके, फिर आएगा ये आपका मीन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, एंड ये हो जाएगी आपकी मैट्रिक्स का इनवर्स, यानी कि कोवेरियंस मैट्रिक्स का इनवर्स, और उसके साथ आप ले लेंगे x माइनस म्यू, ठीक है। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। सो गिवन द पैरामीटर्स ऑफ द मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं यहाँ पे जो दे रखे हैं, इन पैरामीटर्स का हम यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ मल्टीवेरिएट सॉरी फॉर नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास μ1 और μ2 दो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारा कोवेरियंस मैट्रिक्स, ये जो है ना सिग्मा जैसा, इसको हम बोलते हैं कोवेरियंस मैट्रिक्स, और ये हो जाएगा जब इसको आप इसमें डालते हैं बॉक्स के अंदर, तो ये बन जाता है आपका डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट का सिंबल हो गया आपका ये वाला, ठीक। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखी है वैल्यू μ1 और μ2 की, तो सबसे पहले हम इसको डालेंगे, यानी कि हमारे मीन की, तो ये हो गए हमारे μ1 इज इक्वल 0 एंड μ2 इज इक्वल 2। साथ में हमें कोवेरियंस मैट्रिक्स के सभी जो एलिमेंट्स है वो दे रखे हैं, यानी कि सिग्मा 11 इज इक्वल 2, दिस इज वेरिएंस ऑफ x1, sigma 22 is equal to 1 which is variance of x2, and then we have sigma 12 is equal to 1 which is root 2/2 which is covariance between x1 and x2। ये हो जाएंगे हमारे कोवेरियंस, ठीक है। x1 और x2 के बीच का जो कोवेरियंस होता है वो हो जाएगा आपका सिग्मा 12 और सिग्मा 21। इसको हमें डाल देना है किसमें, हमारी कोवेरियंस की मैट्रिक्स में। तो हमने इसको डाल दिया सभी वैल्यूज को, यानी कि सिग्मा 11 की जगह डाल दिया 2, फिर सिग्मा 12 की जगह डाल दिया हमने रूट 2/2, फिर सिग्मा 21 की जगह हमने डाल दिया रूट 2/2 फिर से, और यहाँ पे सिग्मा 22 की जगह हमने डाल दिया 1, ठीक है। कोवेरियंस मैट्रिक्स है, इसलिए ये जो कोवेरियंस होगा, कोवेरियंस वो दोनों के लिए सेम होगा, और ये हमारी बन गई कोवेरियंस मैट्रिक्स। पहला केस आपको क्लियर समझ में आ गया, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब फॉर्मूला को याद कैसे रखोगे उसके बारे में बताता हूं। देखो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, जब भी आपको कहे कि यू हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन, तब आपको क्या करना है, 1/2 पाई, फिर अंडर रूट, उसमें लेना है डिटर्मिनेंट ऑफ कोवेरियंस मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ कोवेरियंस मैट्रिक्स, फिर e रेस टू -1/2 x माइनस म्यू रेस टू t, ठीक है, x माइनस म्यू रेस टू t, फिर आपके मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू x माइनस म्यू, ठीक है। इस तरीके से पूरा फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे x माइनस म्यू रेस टू t आएगा, यहाँ पे x माइनस म्यू अकेला आएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो ये आपका फॉर्मूला है। अब इसके लिए हमें डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हमें μ1 और μ2 की दो वैल्यू दे रखी है, यानी कि ये हमारा जो होगा वो 2 डायमेंशनल का केस होगा, बिकॉज यहाँ पे हमें दो मीन की वैल्यू दे रखी है, राइट। सो इट इज अ 2 डायमेंशनल केस फॉर अस, ठीक है। x1 और x2 में दो वैल्यू लेनी पड़ेगी यहाँ पे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ योर कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो कोवेरियंस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमको पता है। अब डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट करो, 2 into 1 माइनस रूट 2/2 इंटू रूट 2/2, ठीक है, इस तरीके से। तो 2 माइनस 2/4 यानी कि 2 माइनस 0.5 इज इक्वल 1.5, ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट।
तो डिटर्मिनेंट तो हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा जो इनवर्स है वो पॉसिबल है, राइट। अब हम इसका इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। तो इनवर्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। देखिए ये जो डिटर्मिनेंट है उससे हम डिवीजन करेंगे, ये डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। और ये जो एलिमेंट्स है ए और डी जो होते हैं उनका हम कर देंगे स्वैपिंग, यानी कि डी ए की जगह पे आ जाएगा, ए डी की जगह पे आ जाएगा, यानी कि डी ए। और ये जो दोनों है इनका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का साइन यहाँ पे दोनों में पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका इनवर्स आप फाइंड करेंगे। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे डिवाइड कर दिया हमने हमारे डिटरमिनेंट से, और फिर आपको ये जो है मैट्रिक्स मिल जाती है, ठीक है। ये डिटरमिनेंट से आप हर एक वैल्यू को डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 डिवाइड बाय 1.5 2/3 माइनस √2/2 डिवाइड बाय 1.5 यानी कि माइनस √2/3, फिर 1.5 को डिवाइड मतलब इससे डिवाइड करेंगे माइनस √2/2, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस √2/3, फिर 2 डिवाइड बाय 1.5 यानी कि 4/3। तो यहाँ से आपको मिल जाती है आपकी इनवर्स की मैट्रिक्स, यानी कि हमें यहाँ पे दो वैल्यू मिल गए। देखो एक हमें मिल गया हमारा डिटरमिनेंट और एक हमें यहाँ पे मिल गया हमारा इनवर्स मैट्रिक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं हमारे सीधे फॉर्मूला पे। तो यहाँ पे हमारा 2 डायमेंशनल केस है, यानी कि हमारे पास दो फीचर होंगे x1 और x2, राइट। तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, देखिए 1/2 पाई अंडर रूट डिटरमिनेंट ऑफ योर मैट्रिक्स, फिर e रेस टू -1/2। क्योंकि हमारे पास ये 2 डायमेंशन का केस है इसलिए यहाँ पर हम x माइनस म्यू नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास μ1 और μ2 दो वैल्यू है, इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा x1 माइनस μ1, और नीचे यहाँ पे लिखना पड़ेगा x2 माइनस μ2। तो यहाँ पे μ1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, μ1 इज इक्वल टू 0 और μ2 इज इक्वल टू 2। तो x1 माइनस क्या होगा 0, ठीक है, और x2 माइनस क्या होगा 2 रेस टू t, और यहाँ पे फिर आएगा हमारा इनवर्स। और वैसे सिमिलरली यहाँ पे हमारा आता है x माइनस म्यू, यानी कि उसकी जगह हम लिखेंगे 2 डायमेंशनल का केस है इसलिए x1 माइनस 0 एंड x2 माइनस 2। अब इसमें सारी वैल्यूज को पुट करो, यानी कि 1/2 पाई अंडर रूट हमारा कितना था डिटरमिनेंट 1.5, तो यहाँ पे हमने लिखा 1.5, फिर e रेस टू माइनस 1/2 ये x1 माइनस 0 यानी कि x1, x2 माइनस 2 रेस टू t, और यहाँ पे हम डाल देंगे हमारा इनवर्स वाला पूरा मैट्रिक्स, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी x1 x2 माइनस 2। ये आपका हो गया फाइनल सोल्यूशन। तो हमने यही चीज फाइंड कर दी जो उन्होंने कही थी। क्या फाइंड करना था भाई, नॉर्मल डेंसिटी इक्वेशन। तो हमने फाइंड कर दिया यहाँ पे हमारा नॉर्मल डेंसिटी इक्वेशन। चलिए समझ में आ गया, ये हमारा आंसर हो गया नॉर्मल डेंसिटी इक्वेशन। बड़ा सिंपल था, बड़ा इजी था, बस फॉर्मूला का यूज करना था, डिटरमिनेंट को फाइंड करना था और इनवर्स को फाइंड करना था मैट्रिक्स की, और फिर उन सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट कर देना था। यानी कि फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला याद रह गया तो ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। 1/2 पाई अंडर रूट डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, फिर e रेस टू माइनस 1/2 x माइनस म्यू रेस टू t इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स x माइनस म्यू, ठीक है, सिंपल याद रह जाएगा। चलो एक ट्रिक दूं, एक ट्रिक देता हूं, चलो बढ़िया है, मजा आएगा। ट्रिक चाहिए ना, ट्रिक तो बड़ी मजेदार होती है, ट्रिक देखते हैं। देखो x माइनस म्यू रेस टू t है। अब देखो यहाँ पे ये जो x माइनस म्यू था ये मैंने ऑलरेडी आधा कर दिया है, तो बेचारे को ऑलरेडी आपने आधा कर दिया है तो कुछ तो देना पड़ता है ना गिफ्ट के तौर पे, तो हमने t दे दिया इसको, ठीक है। और यहाँ पे जो x माइनस म्यू था उसको हमने पूरा रखा है, इसको हमने आधा नहीं किया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम कुछ इसको एडिशनल नहीं देने वाले एक्स्ट्रा। ऐसे आप याद रख सकते हो, ये ट्रिक्स होती है छोटी मोटी जिससे फॉर्मूला को याद रख सकते हो। तो -1/2 x माइनस म्यू रेस टू t, फिर बीच में आता है वो इनवर्स, और उसके बाद x माइनस म्यू। यहाँ पे हम इसको पूरा रख रहे हैं, इसको आधा नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप इसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं देंगे। यहाँ पे हमने इसको आधा किया, -1/2 कर दिया, इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर इसको पावर में t दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा रैंडम वेक्टर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई अप्लाइज बेस मिनिमम रिस्क क्लासिफायर फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पे हमें देखो P ऑफ W1 दे रखा है, P ऑफ W2 दे रखा है, P ऑफ X दे रखा है, P ऑफ X गिवन W1 दे रखा है, P ऑफ X गिवन W2 दे रखा है, एंड द लॉस मैट्रिक्स। मैं कह रहा था आपको लॉस के बारे में समझाऊंगा। तो यहाँ पे हमें लॉस मैट्रिक्स दे रखी है, जहाँ पे लॉस मैट्रिक्स की सारी वैल्यूज है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड द लाइक्लीहुड रेशियो, और उसके बाद अप्लाई बेसियन डिसीजन रूल टू डिसाइड द क्लास W1 और W2, ऑल्सो फाइंड द बेस रिस्क R ऑफ अल्फा टू गिवन X, ठीक है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले फाइंड करते हैं लाइक्लीहुड रेशियो। तो क्या करते हैं, पहले तो जितना भी डेटा दिया है ना वो सारा डेटा लिख दो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, देखो हमें दे रखी थी प्रायर प्रोबेबिलिटीज विच इज P ऑफ W1 इज इक्वल टू 0.3 एंड P ऑफ W2 इज इक्वल टू 0.7, ठीक है, यानी कि हमें दे दी थी लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फिर हमें दे रखा था एविडेंस। एविडेंस में क्या दे रखा था, देखो P ऑफ X की वैल्यू थी विच इज योर एविडेंस, फिर P ऑफ X गिवन W1 विच इज इक्वल टू 0.65 और P ऑफ X गिवन W2 विच इज इक्वल टू 0.5, और हमें दे रखी थी लॉस मैट्रिक्स। लॉस मैट्रिक्स को आप ऐसे डिफाइन करेंगे, ऐसे आपका इसका सिंबल होगा लॉस मैट्रिक्स का, और इसमें आपकी λ11 λ12 λ21 λ22 इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। ये रही आपकी मैट्रिक्स, ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, वो आपको सारी वैल्यूज डाल के उसको प्लॉट करना है। तो इस तरह से हमने उसको प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना था,
बेस मिनिमम क्लासिफायर, लेकिन उससे पहले हमें कंप्यूट करना था द लाइक्लीहुड रेशियो। तो लाइक्लीहुड रेशियो का फॉर्मूला क्या था भाई, बड़ा सिंपल था, P of x given W1 into P of W1 डिवाइड बाय P of x given W2 into P of W2, ये हो जाएगा आपका लाइक्लीहुड रेशियो का फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि जो हमारी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी में P of x के ऊपर वाला जो पार्ट आता था, न्यूमरेटर वाला पार्ट, वो यहाँ पे हमें लेना है, उन दोनों क्लासेस के लिए हमें उसका रेशियो यहाँ पे पकड़ना है। तो फिर क्या करना है, देखो ये सारी की सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दे रखी है, वो सारी वैल्यूज उठाओ और यहाँ पे रखो, आपको आपका लाइक्लीहुड रेशियो मिल जाएगा। अब हमें क्लासिफाई करना था कि हमारा जो डेटा पॉइंट है वो किस क्लास में जाएगा, W1 में जाएगा या फिर W2 में जाएगा, यूजिंग द लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन के थ्रू हमें इस चीज को कैलकुलेट करना था। तो लॉस फंक्शन में क्या होता है कि जिस क्लास का लॉस कम होगा, ठीक है, जिस क्लास का लॉस कम होगा उस क्लास में आपका जो डेटा पॉइंट है वो असाइन होगा। तो लॉस फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हमारी लॉस मैट्रिक्स का। चलिए शुरू करते हैं। सो अप्लाइज द बेसियन डिसीजन रूल। सबसे पहले समझो क्या करना है आपको। सो the Bayesian decision rule suggests that we classify the observation x into the class with the smallest expected loss। यानी कि आप अपने ऑब्जर्वेशन को, यानी कि x को उसी क्लास में असाइन करेंगे जिसका एक्सपेक्टेड लॉस कम होगा। The expected loss for classifying x into W1 और W2 is computed using the posterior probabilities। तो expected loss का फॉर्मूला क्या था उसको ध्यान से दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रख लो। Expected loss of W1 given x क्या होगा, एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ W1 गिवन x, यानी कि आप अपनी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी से ही कैलकुलेट करेंगे इसको, इज इक्वल टू λ11 P ऑफ W1 गिवन x प्लस λ12 P ऑफ W2 गिवन x। यानी कि ये जो आपकी पहली रो है ना, λ1 एंड λ11 एंड λ12, उसका यूज करेंगे आप फाइंड करने के लिए एक्सपेक्टेड लॉस फॉर द क्लास W1, यानी कि पहली रो का यूज करेंगे टू फाइंड द एक्सपेक्टेड लॉस फॉर द क्लास W1। तो इसको लिखेंगे ऐसे कि एक्सपेक्टेड लॉस फॉर W1 गिवन x इज इक्वल टू λ11 इनटू पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास W1 प्लस λ12 इनटू पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास W2। यानी कि दोनों क्लासेस की पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को यहां पे आपको यूज करना पड़ेगा टू फाइंड द एक्सपेक्टेड लॉस। एंड सिमिलरली फॉर द क्लास W2 आपको क्या करना है, आपकी ये जो सेकंड रो है, इस सेकंड रो को कंसीडर करना है, यानी कि λ21 की वैल्यू को और λ22 की वैल्यू को। यानी कि यहां पे आप क्या करेंगे कि एक्सपेक्टेड लॉस फॉर W2 गिवन x इज इक्वल टू λ21 इनटू पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 प्लस λ22 इनटू पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 2। तो इन दोनों वैल्यूज को यहां पे आपको यूज करना है। लेकिन अब यहां पर देखो, जो गिवन डेटा था उस गिवन डेटा में उन्होंने हमें क्लास W1 और क्लास W2 की पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी नहीं दी है, दे हैव ओनली गिवन द लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी। तो अब हमें यहाँ पे पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज द इक्वेशन ऑफ बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम का यहाँ पे हमने इक्वेशन लगाया और हमने पहले पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी फाइंड की फॉर द क्लास W1 और उसके बाद हमने फिर से इस इक्वेशन को लगाया और फाइंड किया पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी फॉर द क्लास W2। तो यहाँ पे हमने ये दोनों वैल्यूज मिल गई, ठीक है, ये जो हमें पुट करनी थी। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड लॉस को कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड लॉस फॉर क्लास W1 विच इज इक्वल टू, देखो अब ये तो इक्वेशन में आपको बस वैल्यू पुट करनी है। λ11 की वैल्यू कितनी है, देखो 0.1, तो 0.1 इंटू पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई 0.357, सो 0.1 इंटू 0.357 प्लस λ12 की वैल्यू थी 0.9 इंटू ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी डालेंगे यानी 0.643 विच इज इक्वल टू 0.6144, ये आपका आंसर आ गया। फिर वैसे ही आप एक्सपेक्टेड लॉस कैलकुलेट करेंगे W2 के लिए। तो यहाँ पे देखो λ21 की वैल्यू कितनी है भाई 0.85 और λ22 की वैल्यू कितनी है 0.15। तो ये दोनों वैल्यू लेनी है आपको, देखो 0.85 फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे इसके साथ 0.357 के साथ प्लस 0.15 उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे 0.643 के साथ और आपको यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड लॉस जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इन दोनों लॉस में से कौन सा कम है हमारा वाला लॉस, तो 0.399 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.4, ये हमारा कम है। तो सिंस द एक्सपेक्टेड लॉस फॉर क्लास W2 इज स्मॉलर, तो बेस मिनिमम रिस्क क्लासिफायर विल चूज W2। तो यहाँ पे जो हमारा मिनिमम रिस्क क्लासिफायर है वो किस क्लास को चूज करेगा, इट विल चूज द क्लास W2। ठीक है, तो ये रिस्क क्लासिफायर वाली मेथड हो गई, यानी कि यहाँ पे आप लॉस फंक्शन के माध्यम से डिफाइन करते हैं कि आपका जो डेटा पॉइंट है वो किस क्लास में जाएगा, यानी कि किस क्लास में क्लासिफाई होगा, राइट। तो हमने यहाँ पे दो चीजें फाइंड कर ली, वी हैव फाइंड आउट द लाइक्लीहुड रेशियो एंड वी हैव आल्सो अप्लाइड द बेसियन डिसीजन रूल टू डिसाइड क्लास W1 और W2। अब हमें फाइंड करना है बेस रिस्क फॉर R ऑफ अल्फा टू गिवन X। ठीक है, तो बेस रिस्क क्या होता है, देखिए द बेस रिस्क इज द एक्सपेक्टेड लॉस फॉर द ऑप्टिमल डिसीजन रूल, यानी कि ऑप्टिमल डिसीजन रूल लेने के लिए, मतलब ऑप्टिमल डिसीजन लेने के लिए जो आपका एक्सपेक्टेड लॉस हो, यानी कि मिनिमम इतना लॉस तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन ये मिनिमम लॉस है, कम से कम लॉस है, उसको हम बोलते हैं बेस रिस्क, यानी कि इतना रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा,
इतना लॉस तो आपको सहना ही पड़ेगा, बट दिस इज द मिनिमम वन। तो ठीक है, तो ये क्या बोलता है, बेस रिस्क इज द एक्सपेक्टेड लॉस फॉर द ऑप्टिमल डिसीजन रूल विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड लॉसेस फॉर ऑल पॉसिबल डिसीजंस। यानी कि जितने भी पॉसिबल डिसीजंस है उसमें जो आपका स्मॉलेस्ट लॉस होता है उसको हम बोलते हैं बेस रिस्क। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एक्सपेक्टेड लॉस था, यहाँ पे इन दोनों में से मिनिमम लॉस कौन सा था, ये वाला था क्लास W2 का, तो वही आपका बन जाएगा क्या, बेस रिस्क, वही आपका बन जाएगा बेस रिस्क। यानी कि द हेयर द एक्सपेक्टेड लॉस फॉर चूजिंग W2 बिकॉज इट मिनिमाइजेस द एक्सपेक्टेड लॉस, बिकॉज ये हमारा जो एक्सपेक्टेड लॉस है उसको मिनिमाइज कर रहा है सबसे ज्यादा। तो उस केस में हमारा जो R ऑफ अल्फा टू गिवन x होगा वो क्या होगा, L ऑफ W2 गिवन x विच इज इक्वल टू 0.4, राइट। तो इस तरीके से आपका जो बेस रिस्क है वो आप फाइंड कर सकते हैं। सो वी हैव फाइंड आउट द लाइक्लीहुड रेशियो विच इज 0.5571। फिर हमने फाइंड किया था भाई किस क्लास में असाइन होगा, तो क्लास W2 होगी क्योंकि उसका जो एक्सपेक्टेड लॉस था वो कम हो रहा था, और जो बेस रिस्क है वो आपका कितना होगा, तो क्लास 2 का जो आपका लॉस निकला उतना ही आपका बेस रिस्क भी होने वाला है। बिकॉज व्हाट इज बेस रिस्क, बेस रिस्क इज द मिनिमम रिस्क विच यू हैव टू टेक फॉर द क्लासिफिकेशन, कि भाई इतना लॉस तो सहना ही पड़ेगा। दिस इज द ऑप्टिमल डिसीजन रूल। ठीक है, यानी कि ऑप्टिमल डिसीजन रूल के लिए जो मिनिमम रिस्क आपका एक्सपेक्टेड होता है, जो स्मॉलेस्ट होता है रिस्क ऑफ ऑल द एक्सपेक्टेड लॉसेस, उसको हम बोलते हैं बेस रिस्क। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ ये वाला प्रॉब्लम भी हमारा खत्म हो जाता है, और प्रॉब्लम के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट पॉसिबल वे, in the best possible way I have tried to explain this chapter to all of you, and I hope that all the concepts are very clear. This chapter is very important from your exam point of view, that's why I'm suggesting that please इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एंड अब जो आगे के चैप्टर्स आने वाले हैं दे आर नॉट दैट मच डिफिकल्ट, यानी कि आप उसको समझ जाओगे बिकॉज इट्स ऑल अबाउट थियरी, उसमें थियरी ज़्यादा आ रही है, तो हम उस थियरी को डिस्कस कर लेंगे फटाफट से, एंड देन यू विल बी रेडी फॉर योर एग्जाम। एंड ऑल द बेस्ट, एंड इतनी मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।